हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल के ऊपर। और यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 12 को, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिसिटी में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं कि भाई कोई भी जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करता है। इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्जांपल कि आपके घर में जो वायरिंग किया गया है, कनेक्शन किया गया है, जिससे कि आपका कंप्यूटर चलता है, टीवी, फ्रिज, कूलर चलता है, इस प्रकार के एक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करता है। इसके साथ ही जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वहां पर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे कि करंट प्रभावित होता है, जिससे करंट जो है कम ज्यादा या फिर और भी चीजें हो सकती हैं। तो पूरा जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसका फ्लो कैसे होता है, ये चीज हमें यहां पर जानना है, समझना है। अब यहां पर इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग हीटिंग इफेक्ट भी पढ़ेंगे, उसका एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें हमें यहां पर पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पहले टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे और साथ में इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करेंगे। अब यहां पर सबसे पहले सवाल आता है कि भाई ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होता है और इलेक्ट्रिक करंट हम किस चीज को कहते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें, शॉर्ट में डेफिनेशन देखें तो शॉर्ट में बताया गया है आपके बुक में, इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज flows through a conductor, for example through a metallic wire, we say that there is an electric current in the conductor। यानी कि किसी भी कंडक्टर से, कंडक्टर मतलब कि वैसा आपको मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में छूट देता है या फिर अपने थ्रू होने देता है। जैसे कि कोई मेटल हो गया, कोई जैसे कि कोई आपका कॉपर का वायर हो गया, एल्यूमिनियम का वायर हो गया, वो क्या है, एक प्रकार का कंडक्टर है। ठीक। अब यहां पर अगर उस कंडक्टर से इलेक्ट्रिक चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो हम क्या कहते हैं कि उस कंडक्टर के जरिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। अब चार्ज के फ्लो होने का क्या मतलब होता है और यहां पर चार्ज में कौन कौन सी चीजें फ्लो करती हैं, तो ये जरा सा हम लोग बेसिक समझ लेते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को पता है, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि देखिए यहां पर जो हमारा एक एटम होता है उसमें कई सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कौन कौन सा आ जाता है आपका? तो पहले आ जाता है एक इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, प्रोटॉन आ जाएगा और साथ में न्यूट्रॉन आ जाएगा। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमें पता है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस में बैठा हुआ होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग शेल में, कई सारे सेल्स में होते हैं, क्लास 9 में हमने पढ़ा है। और जो सबसे आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर हमें एक और चीज पता है कि भैया जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स के आउटर मोस्ट सेल में एक या फिर दो या फिर तीन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी संख्या एक, दो या तीन होती है, ये आपके एटम से बहुत ही दूरी पर होते हैं, इसलिए इनके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स काफी कम लगता है और ये एटम से बाहर आसानी से निकल सकते हैं। समझ गया। और मेटल्स में टेंडेंसी होती है कि ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन को लूज करे। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर ये जो एटम होता है, मेटल्स का एटम होता है, इससे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है और फ्रीली मूवमेंट करना शुरू कर देता है। और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बारे में हमें एक और चीज पता है कि ये एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और साथ में प्रोटॉन हमारा क्या होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है। अब यहां पर बात है कि जो एटम है, एटम में जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, करंट को कैरी करने में मदद करता है या फिर करंट को फ्लो यही कराता है। और इसी के ऊपर जो ये निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसी की वजह से हमारे जो मेटल्स होते हैं उनमें करंट फ्लो करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर क्या होगा कि देखिए ये सारे क्या हैं, ये सारे मेटल्स हैं। अब मेटल्स के बाद बात करें तो मेटल के बाद जब हम मेटल को देखते हैं, कोई भी मेटल कंडक्टर है, चाहे वो कॉपर देख लीजिए, एल्यूमिनियम देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, एनी टाइम जब उससे करंट पास हो नहीं हो, आपके आसपास कोई मेटल हो भी ना, जैसे मैं यहां पर अगर ये मेटल देखता हूं, ये क्या है, एक मेटल है, ये मेटल है, तो इसमें क्या है, अभी भी जिस प्रकार से आप यहां पर देख रहे हैं ना, ऐसे ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, लेकिन मुझे करंट नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है भाई? करंट इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि ये जो मेटल है इसमें नेट चार्ज 0 है और साथ में यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम मोशन में मूवमेंट कर रहे हैं।
जिस प्रकार से आप इस इमेज में देख रहे हैं, इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने एटम से बाहर आकर पूरे मेटल में रैंडम मोशन में मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग यहां पर इस मेटल के ऊपर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जैसे ही इसको मैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ जोड़ दूं या फिर किसी और तरीके से इसमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दूं, बैटरी से जोड़कर या फिर आपको प्लग में लगाकर, तो क्या होगा, इस मेटल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे क्या करेंगे, एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू कर देंगे। इस प्रकार से देखिए यहां पर क्या किया गया है, बैटरी कनेक्ट किया गया है मेटल से, और ये जो बैटरी है इससे क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करने लगे, जिससे क्या हो गया, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट फ्लो करने लगा। तो इस प्रकार से आपका जो करंट है वो फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में, किसी भी मेटल में। ठीक, अब यहां पर देखिए कंडक्टर कहना सही होगा क्योंकि कुछ आपके नॉन मेटल होते हैं जैसे कि ग्रेफाइट होता है, वो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन जो मैं यहां पे एटम वाला और इलेक्ट्रॉन वाला एग्जांपल दिखा रहा हूं वो आपका सही है। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो यहां पर अब बात आता है कि भाई इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से यहां पर करंट कैसे फ्लो करता है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। अब तो इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करें तो आपको 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कुलम्ब चार्ज होता है। अब ये कुलम्ब क्या है, कुलम्ब है आपका चार्ज का एसआई यूनिट। क्लियर है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना, इतना निगेटिव चार्ज होता है, और वही जो आपका प्रोटॉन होगा उस पर इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यहां पर बात है कि इस मेटल से आपको करंट क्यों नहीं फ्लो कर रहा है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उनकी संख्या बराबर है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से यहां पर और साथ में इलेक्ट्रॉन्स का कोई डायरेक्शन नहीं तय किया गया है, जिसकी वजह से ये क्या है, नेट चार्ज 0 है, और उसकी वजह से क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है और यहां पर हमें कोई भी करंट नहीं लगता है। मतलब क्या, मतलब कि हर एक एटम में आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, आपको क्या होता है, एक न्यूट्रलिटी बना हुआ रहता है, इसलिए करंट वगैरह नहीं लगता है। अब यहां पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है, कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कुलम्ब। तो यहां पर इसमें एक चीज आता है कि देखिए एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज के मल्टीपल में ही हमको चार्ज मिल सकता है। मतलब कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेगा तो इतना चार्ज फ्लो करेगा एक इलेक्ट्रॉन के साथ, लेकिन अगर हमें 2 इलेक्ट्रॉन हमने फ्लो कराया तो इतना इंटू 2, अगर 3 इलेक्ट्रॉन फ्लो कराया तो इतना इंटू 3, 4 इलेक्ट्रॉन फ्लो कराया तो इतना इंटू 4। तो इस प्रकार से यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है उसके मल्टीपल में ही हमको चार्ज मिलता है। जैसे 1 2 3 4 होता है ना, 1.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं हो सकता है, 2.5 नहीं हो सकता है, 2.7 नहीं हो सकता है, 2.8 नहीं हो सकता है। क्या होगा, जब भी होगा 1 2 3 4। इसीलिए जब भी चार्ज की अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है चार्ज का, तो ये चार्ज का अमाउंट हमेशा क्या होता है, क्यू को हम एक तरीके से चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर Q हमेशा क्या होगा, Ne होगा। Ne मतलब E आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और साथ में N मतलब नंबर, कि भाई 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, कितना है इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कहलाता है, ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है, कि मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी मेटल के ऊपर कहीं भी अगर चार्ज फ्लो करेगा तो हमेशा इस इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल से कम ज्यादा नहीं हो सकता है। मतलब कि होगा तो 4e के बराबर चार्ज फ्लो करेगा, या फिर 100e के बराबर चार्ज फ्लो करेगा, 100.5 नहीं हो सकता है, 100.5e कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर हमने समझ लिया बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे एक और चीज है कि देखिए यहां पर आपके बुक में बताया गया है कि देखिए यहां पर अगर हमको एक कुलम्ब चार्ज अगर फ्लो कराना है तो ये कितना इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनेगा, ये 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक कुलम्ब चार्ज जो होता है वो इतने इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। समझ गए, इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे
तब जाकर क्या होगा, 1 कूलम्ब चार्ज के बराबर चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो यहां पर हमने समझ लिया कि भैया बेसिक लेवल पर जो चार्ज होता है वो किसकी वजह से करंट फ्लो करता है, मतलब चार्ज करंट पर आ रहे हैं, अभी हम चार्ज पर हैं। ठीक है, चार्ज किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से क्यों नहीं होता, आपको समझ में आ गया। अब आते हैं करंट के ऊपर कि भाई करंट क्या होता है। करंट का एक छोटा सा डेफिनेशन हमने समझा, क्या समझा कि जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा एक कंडक्टर से फ्लो करेगा तब हम क्या कहेंगे, कहेंगे कि भैया वहां पर इलेक्ट्रिक करंट उस कंडक्टर से फ्लो कर रहा है। चार्ज के फ्लो करने का क्या मतलब है, चार्ज के फ्लो करने का मतलब है कि जब भी हमारा क्या होगा, हम कहीं पर बैटरी लगाएंगे या फिर कहीं पर कुछ भी करेंगे, कनेक्शन इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे, तो वहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाएगा और क्या करेगा, वो मूवमेंट करना शुरू कर देगा। तो जब भी इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मूवमेंट होगा और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से करंट फ्लो होगा। ठीक है, करंट क्यों फ्लो होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, मोशन की वजह से, और साथ में चार्ज के, हम इलेक्ट्रॉन नहीं वर्ड यूज करते, चार्ज वर्ड यूज करते, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, चार्ज से मतलब है, यानी उसके ऊपर जो चार्ज है ना उससे मतलब है। ठीक है, यह क्या है, एक तरीके से निगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, जिसके मोशन की वजह से करंट फ्लो करता है। अब यहां पर इसको समझना है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कोई मान लीजिए रिवर है, कोई नदी है, वहां पर आपका जो मूवमेंट होता है, नदी चलती है, नदी बहती है, तो क्यों बहती है, नदी इसलिए बहती है क्योंकि नदी में जो पानी है वो क्या कर रहा है, मोशन में है। ठीक है, लेकिन अगर मैं उस नदी को रोक दूं, सारे उसके पार्टिकल्स को रोक दूं, तो क्या हम कहेंगे कि वहां पर नदी बह रही है, वहां पर क्या रिवर का करंट है, करंट मतलब क्या होता है, फ्लो होता है एक तरीके से। ठीक है, तो क्या हम कहेंगे कि रिवर का वहां पर करंट है, नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि वहां पर पार्टिकल्स मूव करना बंद कर गए। हम क्यों कह रहे हैं कि नदी में क्या है, करंट है, तो क्योंकि नदी का जो वाटर है वो लगातार मूव कर रहा है। नदी में जो वाटर है उसका एक बेसिक लेवल पर किसके मूवमेंट की वजह से नदी में वाटर मूव कर रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल H2O की वजह से। उसी तरीके से हमारे जो मेटालिक वायर्स होते हैं, तार होते हैं, उनसे जब हमारा करंट फ्लो करता है तो वो किसकी वजह से होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से होता है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे सर्किट का एक छोटा सा डेफिनेशन दिया गया है। सर्किट का डेफिनेशन क्या है, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एक कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ इलेक्ट्रिक करंट का हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। यहां पर कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ कहने का मतलब क्या है, मतलब यहां पर है कि जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसमें आपको क्या है, यहां पर बल्ब लगाया गया है, यहां पर बैटरी लगाया गया है, यहां पर स्विच है, यहां पर एमीटर है, और इन सब को देख रहे हैं कि वायर से आपस में कनेक्शन किया गया है। और ये कनेक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, कहीं भी बीच में टूट फूट नहीं है, कहीं पर ब्रेक नहीं है, स्विच भी ऑन है, सब चीज कनेक्शन है कंप्लीट। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसी चीज की यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर आपको एक क्वेश्चन भी पूछा गया है 2015 में बोर्ड एग्जाम में, डिफाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ड्रॉ अ लेबल्ड सिमेटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग ऑफ अ सेल, अ रेजिस्टर, एन एमीटर, अ वोल्टमीटर एंड अ क्लोज्ड स्विच। तो यहां पर आपको इन सभी चीजों को लगाकर क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है। तो ये सर्किट डायग्राम जब हम टॉपिक देखेंगे तो वहां पर अलग अलग चीजों का जो डिजाइन होता है या फिर जो एक तरीके से हम लोगो यूज करते हैं वो वहां पर देख लेंगे, सिंबल यूज करते हैं वो देख लेंगे। वैसे अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर सेल, यहां पर ये है, बल्ब है, एमीटर इस प्रकार से कनेक्शन किया गया, स्विच लगाया गया है, रजिस्टर की बात आगे हम लोग करेंगे तो वहां पर हम लोग बता देंगे कि कैसे ये आपको सर्किट बनाना है। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें तो आगे क्या कहता है, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन दिया गया है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट कहता है, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, या फिर दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। मतलब कि एक खास पार्टिकुलर एरिया से कितना हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है।
अब यहां पर इस इमेज में आप क्या देख रहे हैं कि जो यहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मोशन में। तो यहां पर ये आपका क्या है, ये एरिया है, ये वायर है, तो वायर का क्या है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो इस एरिया से जितने इलेक्ट्रॉन या फिर हम चार्ज वर्ड यूज करेंगे, जितने चार्ज फ्लो करेंगे वही हमारा क्या होगा, वही कहलाएगा आपका करंट पर यूनिट टाइम। मतलब हर सेकेंड में, एक सेकेंड में कितना भाई, कितना फ्लो किया इलेक्ट्रॉन, 2 सेकेंड में कितना फ्लो किया, 1 मिनट में कितना फ्लो किया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, करंट को नापते हैं या फिर करंट को डिफाइन करते हैं कि मतलब एक खास क्रॉस सेक्शन से, एक खास यूनिट एरिया से 1 सेकेंड में या फिर यूनिट टाइम में आपको कितना चार्ज फ्लो किया। चार्ज का फॉर्मूला क्या, Q, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, चार्ज बराबर NE, E इलेक्ट्रॉन, N इलेक्ट्रॉन का संख्या। जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा नंबर पर सेकेंड, वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। तो डेफिनेशन आप समझ गए। डेफिनेशन आपसे पूछेगा तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अगर इसका फॉर्मूला वगैरह देखें या फिर इसको कैलकुलेशन कैसे किया जाता है तो वो भी यहां पर दिया गया है। क्या दिया गया है यहां पर दिया गया है कि देखिए यहां पर कहता है कि इफ अ नेट चार्ज Q क्या है, टोटल चार्ज, नेट चार्ज, फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम t टाइम में फ्लो कर रहा है, देन द करंट I थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज I इक्वल टू Q बाई T। ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। Q क्या है, चार्ज। Q चार्ज टोटल फ्लो किया आपको एक क्रॉस सेक्शन से, किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से t टाइम में, तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, Q बाई T। Q पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम ही हमारा क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। और यहां पर Q के लिए क्या हो जाएगा, हमारा Q इक्वल टू NE हो जाएगा। NE बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहां पर अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप बता सकते हैं कि कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब, और नंबर उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए कि भाई कितना हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, ठीक है। तो ये चीज आपको फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान में रखना है, I इक्वल टू Q बाई T। Q मतलब चार्ज, T मतलब टाइम। यही आपका करंट का फॉर्मूला है। करंट का डेफिनेशन आप यहां से ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछे तो आप एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहां पर आगे बढ़े तो आगे कहता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका SI यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। चार्ज मतलब आप समझ गए कि जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, तो उसको हम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, SI यूनिट यूज करते हैं। जैसे हम लोग लेंथ में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, सेंटीमीटर है, मीटर है, फुट है, बहुत सारी चीजें, लेकिन लेंथ का SI यूनिट क्या है, मीटर है। उसी प्रकार से चार्ज का SI यूनिट क्या है, कूलम्ब है। एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन का चार्जेस, 6.25, यहां पर 6 लिखा हुआ है लेकिन 6.241 कुछ करके आता है नंबर, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज के बराबर एक कूलम्ब होता है, ठीक है। यह ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ यूनिट कॉल्ड एम्पियर। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूनिट कौन सा यूज करते हैं, एम्पियर यूज करते हैं। क्यों भाई, क्योंकि यहां पर एक साइंटिस्ट है, फ्रेंच साइंटिस्ट एम्पियर, एंड्रे मारी एम्पियर, उनके नाम पर यह नाम दिया गया है। और यहां पर एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का डेफिनेशन देने के लिए बोलेगा तो आप क्या लिखिएगा, 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड। क्या हुआ, मतलब जब 1 कूलम्ब का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा तो वही हमारा क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। यही आपका सिंपल है एम्पियर का डेफिनेशन। यह क्वेश्चन आपका 2019 में भी पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, फाइनल बोर्ड एग्जाम में। यहां पर आपको क्या था, नेम एंड डिफाइन द SI यूनिट ऑफ करंट। करंट का SI यूनिट क्या हो जाएगा, करंट का SI यूनिट हो जाएगा एम्पियर, और उसका डेफिनेशन आप 1 एम्पियर का डेफिनेशन दे दीजिए, आपका हो जाएगा कंप्लीट। शायद 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब यहां पर बात है कि हम लोग का SI यूनिट क्या है, हम लोग का SI यूनिट है एम्पियर, लेकिन हर जगह पर कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग एम्पियर नहीं यूज करते हैं। एम्पियर से अगर बहुत हल्का हल्का करंट कहीं फ्लो कर रहा है, बहुत थोड़ा सा करंट फ्लो कर रहा है, तो वहां पर हम लोग मिली एम्पियर यूज करते हैं या फिर माइक्रो एम्पियर यूज करते हैं। 1 मिली एम्पियर इज
इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻�6 एम्पियर। तो यहां पर आगे एक और क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है? एमीटर के बारे में। एमीटर क्या है? एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए किसी भी सर्किट में। किसी भी सर्किट में हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें पता करना है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? एमीटर का यूज करेंगे। अब यहां पर एमीटर के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एमीटर को हम लोग हमेशा क्या करते हैं? सीरीज में कनेक्शन करते हैं किसी भी सर्किट में। कोई भी सर्किट में अगर हमें करंट फ्लो को मापना है तो हम क्या करेंगे? सीरीज में उसका कनेक्शन करेंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर कनेक्शन आपको दिखाया गया है कि सीरीज कनेक्शन का मतलब क्या होता है। सीरीज कनेक्शन का मतलब है कि भाई देखो, जो तार आप लोड पर देंगे उसी तार से आप क्या करेंगे? एमीटर को भी कनेक्ट कर देंगे। जैसे यहां पर लोड है, क्या है? बल्ब है। अब हमें पता करना है कि बल्ब से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो हम यहां पर क्या करेंगे? एमीटर लगा देंगे। बल्ब से एक तार निकाला एमीटर में, दूसरा तार निकाल के बैटरी में, हम लोग को पता चल जाएगा कितना करंट फ्लो कर रहा है। यही है क्या? सीरीज कनेक्शन। अब यहां पर एक और चीज है एमीटर के बारे में कि एमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए। एमीटर का निगेटिव टर्मिनल आपको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए, तभी आपको सही डाटा मिलेगा। ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़े तो आपको क्या मिल जाता है? आपको यहां पर न्यूमेरिकल मिल जाता है। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, आपको वही जो I = Q/T फॉर्मूला है ना, उसी से आपको यहां पर क्या है? ये न्यूमेरिकल दिया गया है आपका कि 0.5 एम्पियर क्या है? करंट है। I दिया गया है, I = 0.5 एम्पियर। यहां पर कहता है कि 10 मिनट के लिए आपको ये क्या है? फिलामेंट, मतलब इतना करंट 10 मिनट के लिए। T = क्या हो गया? 10 मिनट। अब हमको क्या करना है इसको? सेकेंड में। 10 × 60 = 600 सेकेंड। तो यहां पर हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो किया। चार्ज को यहां पर क्या करेंगे? टी को इधर ले जाएंगे तो Q = I × T, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 300 कूलम हो जाएगा। 600 × 0.5 300 कूलम हमारा क्या हुआ? चार्ज फ्लो किया। अब यहां पर आगे देखें तो आगे यहां पर क्या है? व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन है, आप बता सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट 1 एम्पियर, ये भी आप बता सकते हैं, मैंने बता दिया है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी आप जान सकते हैं, आपको पता है पहले से। यहां पर आगे एक छोटी सी जानकारी है जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। जानकारी क्या है? हाउ डज अ मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करता है? तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यही चीज कहा जा रहा है कि हमें ऐसा देखने में लगता है कि भाई मेटल तो बहुत डेंस है, उससे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन रियलिटी ये है ना कि जिस तरीके से वैक्यूम में हम मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे हम यहां पर आसानी से मूवमेंट कर रहे हैं, वैसे ही हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मेटल के अंदर फ्रीली एकदम लगता है कि जैसे वैक्यूम है, उस तरीके से मूवमेंट करता है। और जैसे ही हम उसमें क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या होता है? मोशन में आ जाता है। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देता है और हमारा करंट फ्लो करने लगता है। ठीक है। तो यहां पर मैंने बार बार पोटेंशियल डिफरेंस का वर्ड यूज किया, तो ये क्या होता है? अब हम इसके बाद यहां पर क्या करते हैं? पढ़ लेते हैं। तो टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए यहां पर आपके चैप्टर में पोटेंशियल के बारे में ज्यादा बात किया नहीं गया है। पोटेंशियल जानिएगा तो उतना कोई काम का है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं? सीधे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। अब यहां पर पोटेंशियल शब्द को अगर आप देखें तो भाई तुम्हारा कितना पोटेंशियल है, आपको कुछ वर्ड ये सुना सुना लग रहा हो। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना कि तुम्हारा औकात क्या है, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा औकात क्या है, तो उसी के लिए हम लोग उसी तरीके का वर्ड इंग्लिश में पोटेंशियल कहते हैं कि इस व्यक्ति का पोटेंशियल है कि ये एक दिन राजा बन जाएगा, ये सबसे अमीर आदमी बनेगा, ऐसे बनेगा, वैसे बनेगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसी प्रकार से पोटेंशियल होता है कि भाई देखो यहां पर कोई भी हमारा जो एक प्रकार से चार्ज है उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी पावर है, उसी चीज को हम पोटेंशियल कहते हैं अंग्रेजी में। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का एग्जाम्पल अगर हमें समझना है तो उसको मैं आपको समझाता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो देखिए यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो दो टैंक हैं और दोनों टैंक को क्या किया गया है? आपस में जोड़ दिया गया है। यहां पर यह कनेक्शन किया गया दोनों टैंक में। इस टैंक में वाटर हायर लेवल पर है और इस टैंक में वाटर लोअर लेवल पर है। तो यहां पर इस टैंक के पास क्या है? पोटेंशियल ज्यादा है, मोर पोटेंशियल है, और यहां पर इस टैंक के पास क्या है? लो पोटेंशियल है। क्यों भैया लो पोटेंशियल है? क्योंकि यहां पर ये जो टैंक है इसमें पानी का लेवल कम है, तो यहां से जो ये प्रेशर लगा सकता है ना वो काफी कम है। लेकिन यहां पर इसमें वाटर लेवल काफी ज्यादा है, तो ये प्रेशर क्या कर सकता है? काफी ज्यादा लगा सकता है।
समझ गए, काफी ज्यादा ये प्रेशर लगा सकता है। और ये हायर पोटेंशियल वाला प्रेशर तब तक लगाएगा जब तक कि ये दोनों टैंक बराबर ना हो जाएं। तो यही होता है आपका हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल का मतलब। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा एनालॉजी के जरिए आपको समझाने की कोशिश की। तो यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहां पर आगे क्या है ये भी समझते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 3 टैंक हैं, पहला टैंक, दूसरा टैंक और तीसरा टैंक। तीनों में क्या डिफरेंस है? तो तीनों के हाइट में डिफरेंस है। और हाइट में डिफरेंस होने से क्या फर्क पड़ता है कि यहां पर जो वाटर रखा गया है तीनों में, तीनों के वाटर में पोटेंशियल एनर्जी का अंतर है। तो यहां पर जो जमीन है, जमीन का पोटेंशियल एनर्जी से कंपेयर करें तो वाटर का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। तो जब यहां से ये टैप खोला जाएगा तो क्या होगा, पानी प्रेशर के साथ नीचे आएगा। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो दूसरा टैंक है यहां पर हाइट और भी ज्यादा है, और ज्यादा हाइट होने के कारण इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा है। तो जिससे क्या होगा, यहां पर ये जो वाटर है ये ज्यादा प्रेशर के साथ नीचे आएगा। और इसके कंपैरिजन में आपका ये जो थर्ड वाटर टैंक, इसमें और भी ज्यादा पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी और भी ज्यादा है। तो इस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस और भी ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, वाटर और भी स्पीड के साथ और भी प्रेशर के साथ नीचे आता है। तो ये जो चीज है ना, ये एनालॉजी आपको समझाती है कि भाई देखो, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस तरीके से काम करता है। यानी कि क्या है, एक ग्राउंड है जिसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 मान लेते हैं। उसके कंपैरिजन में ये वाला टैंक का थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी है, उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा ज्यादा है और ये और भी ज्यादा है। तो इस प्रकार से जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें चेंज होता है, डिफरेंस होता है। और इसी डिफरेंस की वजह से क्या होता है, ये वाटर का मूवमेंट होता है। इसी तरीके से जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, उस डिफरेंस की वजह से वहां पर इलेक्ट्रॉन्स मोशन करने लगते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं। तो अब जरा सा हम लोग समझते हैं कि जो हमारा एक बैटरी होता है, एक सेल होता है जो कि सोर्स का काम करता है हमारे एक सर्किट में, वो किस प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, ये जरा सा हम लोग को समझ लेना है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर हम लोग नेक्स्ट इमेज देखते हैं। तो ये देखिए, ये क्या है, एक बैटरी है। बैटरी किस प्रकार से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है ये हम समझते हैं। अब यहां पर बैटरी का एग्जांपल है कि भाई ये एक प्रकार का वोल्टाइक सेल है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये हमारा निगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। ये एनोड है, ये कैथोड है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। क्यों भाई, क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि ये जो निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मात्रा में जमा हो जाते हैं, यहां पर ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो यहां पर निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और इस तरफ में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट रहता है। तो यहां पर क्या होता है, इसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में। और जब हम इन दोनों टर्मिनल से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट जोड़ते हैं, बल्ब जोड़ते हैं या फिर कोई और चीज जोड़ते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मोशन में आ जाते हैं और यहां पर क्या होता है, ये बल्ब जो है वो ग्लो करने लगता है या फिर जो हमारा जो फ्रिज कूलर जो भी है वो चलने लगता है। तो बात है कि अब यहां पर ये बैटरी ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे करता है। तो यहां पर देखें तो ये एक एग्जाम्पल है। दूसरे जो बैटरियां होती हैं वो इसी तरीके से काम करती हैं, लेकिन वहां पर जिंक या फिर कॉपर वगैरह की जगह दूसरा चीज यूज होता है। तो प्रिंसिपल आप समझिए यहां पर। तो यहां पर क्या है, जिंक है। जिंक क्या है, एनोड बनाया गया है जिंक को। कॉपर है, यहां पर कॉपर क्या है, कैथोड बनाया गया है। अब यहां पर एनोड है, तो एनोड में यहां पर साल्ट सॉल्यूशन किस चीज का डाला गया है, जिंक का, ZnSO4 है और इस तरफ CuSO4 है। तो यहां पर क्या होगा, जब भी हम क्या करेंगे, सर्किट को कंप्लीट करेंगे, मतलब बल्ब जोड़ेंगे, तो क्या होगा, यहां पर जो जिंक है वो टूटेगा। Zn जो है वो Zn+2 बनाएगा और साथ में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे वो इस प्रकार से वायर के थ्रू यहां पर मोशन करेंगे और यहां पर बल्ब से क्रॉस करके बल्ब को जलाकर क्या करेंगे, दूसरे हिस्से पर पहुंचेंगे, कैथोड पर पहुंचेंगे और वहां पर कॉपर पर पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर कॉपर जो है वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा और साथ में ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है इससे Cu2+ जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ Cu2+ को मिलाकर Cu2+ और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा और कॉपर यहां पर इस कैथोड पर चिपक जाएगा,
ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये Cu2+ आया कहां से, Cu2+ आया CuSO4 के टूटने से। CuSO4 जो है वो Cu2+ और प्लस में SO4 2- आपका इस प्रकार से टूट रहा है। तो यहां पर जो Cu2+ है वो आपका कॉपर पर चिपक गया, SO4 2- है वो आपका यहां से इस तरफ चला गया, और यहां से जो Zn2+ निकला उससे SO4 मिलकर क्या बन गया, ZnSO4 बन गया। ठीक है, तो ये जो साइकिल है ये लगातार चलते रहता है, और यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जनरेट होते रहता है एनोड पर, ये मोशन करता है, कैथोड पर पहुंचता है, ऐसे ऐसे बार बार होते रहता है, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि आपका ये मोशन पूरा चलते रहता है। ये आपका रिएक्शन जब तक चलेगा तभी तक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, और तभी तक आपका क्या होगा, बल्ब जलेगा। जिस समय ये जिंक खत्म हो गया या फिर ये रिएक्शन किसी और रीजन से बंद हो गया, उसी समय में आपका जो पूरा सर्किट है वो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और बैटरी को हम क्या कह देंगे कि वो डिस्चार्ज हो गया है, वो खत्म हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बैटरी क्या करता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। ये मतलब क्या, मतलब कि भाई जो ये निगेटिव टर्मिनल है यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा संख्या में होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, यहां पर पॉजिटिव आपको ज्यादा होगा, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो मोशन में आ जाता है, मोशन करने लगता है इस तरफ की ओर। क्यों भाई, क्योंकि यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन आगे की ओर पुश करेगा, और यहां पर जो Cu है वो इलेक्ट्रॉन चाहता है, एब्जॉर्ब करना चाहता है, तो इस वजह से यहां पर ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, जिस वजह से क्या होगा, आपका पूरा मोशन होगा इलेक्ट्रॉन का, और हमारा करंट जो है वो फ्लो करेगा। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, आगे अपने चैप्टर में आ जाते हैं। चैप्टर में हमारा क्या है, चैप्टर में हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को जरा सा यहां पर हम समझ लेते हैं। तो यहां पर हमारा क्या कहता है, यहां पर कहता है कि देखो यहां पर आपने कभी देखा होगा फ्लो ऑफ वाटर। फ्लो ऑफ वाटर मतलब कि वाटर का करंट जो फ्लो करता है वो क्यों फ्लो करता है। हमने नदियों को देखा है, नदियां जो है वो पहाड़ से निकलती हैं, पहाड़ से निकलती हैं और नीचे की ओर आती हैं। तो यहां पर पहाड़ पर नदियों का में जो पानी है उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है, वो नीचे की ओर फ्लो करती हैं जब तक कि उनका एनर्जी जो है वो खत्म ना हो जाए, उनको एक समतल भूमि ना मिल जाए। उसी प्रकार से जो यहां पर करंट है वो क्यों फ्लो करता है, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोशन करते हैं। एक तरफ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब कि यहां पर हाई पोटेंशियल है, यहां पर लो पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन्स दूसरी तरफ मूव करेंगे और निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाने की कोशिश करेंगे। और यही जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है, जिसकी वजह से आपका करंट जो है वो फ्लो करता है। अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे और भी बातें क्या बताई गई, यहां पर कहा जा रहा है कि देखिए यहां पर कहता है कि द केमिकल एक्शन विद इन द सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। दोनों टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल के बीच में जो है, जो केमिकल रिएक्शन होता है बैटरी में, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और उससे क्या होता है, उससे हमारा एक प्रकार से करंट जो है वो फ्लो करने लगता है। और अगर किसी समय में हमारा वहां से हमने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया है, फिर भी यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में, जिससे कि क्या होता है, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही हम तार जोड़ते हैं, उस तार से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू हो जाता है, और हमारे को बल्ब जलते हुए या फिर किसी और चीज का एक्शन होते हुए दिखने लगता है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर कहता है पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन सर्किट के हिसाब से। तो यहां क्या कहता है, यहां कहता है कि वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। तो भाई हम कैसे डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। मान लीजिए कि यहां पर 2 पॉइंट है, पहला ए पॉइंट है और दूसरा बी पॉइंट है। तो यहां पर कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन करते हैं, या फिर क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो कहता है कि यहां पर अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को एक तरीके से कैरी कर रहे हैं, तो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, मतलब एक यूनिट चार्ज क्यू चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचाने में जो हमने वर्क किया, वही हमारा क्या है, वही हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से डिनोट करते हैं। क्यों भाई, क्योंकि ऐसा यूनिट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया V = W/Q, मतलब पर यूनिट चार्ज हमको कितना वर्क डन करना पड़ा, वही हमारा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या फिर हम कहेंगे कि वोल्टेज होगा। ठीक है,
अब ये जो वोल्ट है ये आया है अलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम पर, जो कि एक इटालियन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने इस पर काम किया था। ठीक है, अब यहां पर एक और क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है? 1 वोल्ट को डिफाइन कीजिए, डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या हो जाएगा हमारा? 1 वोल्ट की बात करें तो यहां पर कहता है कि 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the other। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए? 1 वोल्ट क्या होता है? जब हम 1 जूल वर्क डन करें 1 कुलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के बीच में, तो हम कहेंगे कि दोनों पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ गए? तो यहां पर हम लोग वर्क डन को जूल से बताते हैं, हम लोग चार्ज को कुलम्ब से बताते हैं, तो यहां पर 1V इक्वल टू 1 जूल पर कुलम्ब हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर समझ गए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस आपका एक प्रकार से क्या हो गया? आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हमारा चार्ज क्या है? क्यू इक्वल टू क्या है? एनी। मतलब कि मान लीजिए कि 1 कुलम्ब हम अगर क्या कर रहे हैं, चार्ज को कैरी कर रहे हैं, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं? कैरी कर रहे हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। उसमें हमने जितना काम किया, जितना हमारा वर्क डन हुआ, वही क्या हो जाएगा? वही हमारा वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो यही चीज है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पर कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम मापते हैं, कैलकुलेट करते हैं वोल्ट मीटर का यूज करके। वोल्ट मीटर की मदद से हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, और वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कनेक्शन करते हैं किसी भी 2 पॉइंट के बीच में, जिसके बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। अब पैरेलल कनेक्शन आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप आगे पढ़िएगा, मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि मान लीजिए यहां कोई हमारा बल्ब जल रहा है और हमें पता करना है कि इस बल्ब से कितना हमारा करंट वगैरह फ्लो करता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? पैरेलल कनेक्शन करेंगे। पैरेलल मतलब यहां से एक तार निकालेंगे, यहां से वोल्ट मीटर ऐसे लगाएंगे और ऐसे हम कनेक्शन करेंगे, तब हमको इस बल्ब का पता चलेगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बल्ब के थ्रू, बल्ब के इस तरफ और उस तरफ के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यहां पर देखिए न्यूमेरिकल्स भी इस चैप्टर में काफी पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स यहां पर भी दिया गया है। न्यूमेरिकल क्या है? यहां पर न्यूमेरिकल कहता है हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb across 2 point having a potential difference of 12 volt। तो यहां पर हमने ऊपर क्या देखा? V इक्वल टू W बाई Q। तो यहां पर हमको क्या करना है? वर्क फाइंड करना है। W इक्वल टू क्वेश्चन है, ठीक है, तो W इक्वल टू V इंटू Q हो जाएगा। हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12, और चार्ज कितना है? 2 कुलम्ब। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? 24 जूल हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल है। अब यहां पर आगे बात करें तो आगे यहां पर हमारे सामने क्या क्वेश्चन है? नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो आप क्या लिखिएगा? आप लिखिएगा सेल या फिर बैटरी। बैटरी क्या करता है या फिर सेल क्या करता है? एक प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है और उसको किसी भी सर्किट में मेंटेन रखने में मदद करता है। ठीक है, 1 वोल्ट क्या होता है आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। आगे कहता है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कुलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी से पास होने वाले हर एक कुलम्ब चार्ज को हम कितना एक प्रकार से एनर्जी दे रहे हैं। तो यहां पर वही आप लोग का अप्लाई हो जाएगा। V इक्वल टू W बाई Q। W आपको क्या करना है? एनर्जी फाइंड करना है। एनर्जी मतलब यही वर्क डन इक्वल टू एनर्जी, यही आपको फाइंड करना है। ईच कुलम, तो कुलम 1 हो जाएगा, V आपको 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 6 इंटू 1 आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हमारे सामने टॉपिक है 12.3। टॉपिक क्या है? सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या है भाई? सिंपल सा चीज है कि सर्किट डायग्राम आपको बनाने के लिए आपको बताया जा रहा है। तो भाई देखो, सर्किट डायग्राम आपको बनाने आता है। यहां पर आपको मेनली क्या ध्यान में रखना है? ध्यान में रखना है कि जो भी यहां पर सिंबल्स बताए जा रहे हैं उसको ध्यान में रखना है। सेल आपका क्या होता है? इस प्रकार से डिनोट करते हैं। बैटरी को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। बैटरी का मतलब क्या? बैटरी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कई सारे छोटे छोटे सेल को मिलाकर हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर प्लग की को ऐसे हम डिफाइन करते हैं। ओपन कनेक्शन मतलब तार जुड़े हुए नहीं है। क्लोज्ड कनेक्शन मतलब कि तार कनेक्टेड हैं, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद यहां पर आगे क्या है? वायर ज्वाइंट। हम ज्वाइंट करेंगे तो ऐसे दिखाएंगे। वायर क्रॉसिंग को ऐसे दिखाएंगे, मतलब कि दोनों तार जो हैं एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, अलग अलग है। ठीक, इसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब का इस प्रकार से सिंबल है। रजिस्टर का रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टर, इस प्रकार से
आप सिंबल रेजिस्टर का सिंबल है, रेजिस्टेंस तो भाई प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब यहां पर आगे वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टैट का सिंबल आप यहां पर दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। एमीटर का सिंबल आपको पता है, वोल्टमीटर का सिंबल यहां पर दिया गया है। तो ये सारे कुछ बेसिक चीजें थी। तो यहां पर हम लोग का क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हमने समझ लिया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो W बाई क्यू इक्वल टू वोल्ट। यही आपका क्या है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। फॉर्मूला ध्यान में रखना है, I इक्वल टू क्या था, Q बाई टी था। यहां पर क्या है, यहां पर V इक्वल टू W बाई क्यू है, ठीक है। तो यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने क्या है, टॉपिक है 12.4 ओम्स लॉ। अब हम क्या देखेंगे, ओम्स लॉ को अब जरा सा देख लेते हैं। तो अभी तक हमने ओम्स लॉ के पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भाई करंट क्या होता है, करंट का फॉर्मूला देखा, I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। इसके साथ में जो पोटेंशियल डिफरेंस V होता है, V इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले देखे और हमने देखा कि भाई करंट क्या होता है और साथ में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये चीज हम समझ गए। लेकिन यहां पर क्या है, जो ओम्स लॉ है वो बताता है कि किसी भी सर्किट से पास होने वाले करंट और किसी भी सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बीच में क्या रिलेशन है। यानी कि यहां पर सबसे पहले जब यहां पर करंट की खोज हो गई थी, पोटेंशियल डिफरेंस की खोज हो गई थी, तो वहां पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था यहां पर जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और यह पता लगाया कि यहां पर जो हमारा करंट होता है और साथ में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी सर्किट में, उसमें क्या होता है, एक रिलेशन होता है। तो उसी रिलेशन को हम यहां पर क्या करेंगे, ओम्स लॉ के जरिए समझेंगे, पढ़ेंगे। अब यहां पर ओम्स लॉ को समझने के लिए आपको एक्टिविटी 12.1 करना है। यह एक्टिविटी क्या है, इसमें कहता है कि आप एक सर्किट बनाइए जैसा कि 12.2 फिगर में दिया गया है। इसमें आप क्या कीजिए, नाइक्रोम वायर का यूज कीजिए XY लेंथ का, मान लीजिए कि 0.5 मीटर का लेंथ का है। इसके अलावा एमीटर, वोल्ट मीटर या और 4 सेल का यूज कीजिए, 1.5 वोल्ट का एक एक सेल होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर ये सर्किट है, यही सर्किट आपको यहां पर बनाना है, इसी सर्किट का यूज करना है। अब यहां पर सबसे पहले आप क्या कीजिए, सिंगल सेल लीजिए, एक सेल का यूज करके आप क्या करिए, सर्किट को कंप्लीट कीजिए। मतलब यहां से ऐसे करके आप कनेक्शन कर दीजिए, बाकी के जितने भी आपके सेल हैं इनको आपको यूज नहीं करना है, समझ गए। अब यहां पर आपने क्या किया, पहला सेल को कनेक्ट किया, उसके साथ ही आप क्या करेंगे, एमीटर का रीडिंग ले लेंगे। एमीटर यहां पर आपने कनेक्ट किया हुआ है और साथ में जो रेजिस्टेंस है उसके थ्रू वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसको भी आप लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आप दो सेल को कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से यहां से ऐसे सर्किट कंप्लीट करेंगे, ये दोनों सेल को यूज नहीं करेंगे। तो दोनों सेल को, दो सेल को कनेक्ट करके फिर से आप क्या कीजिएगा, फिर से अपना यहां पर जो चार्ट दिया गया है इसमें आप करंट लिख लीजिएगा और साथ में पोटेंशियल डिफरेंस लिख लीजिएगा। एक में आपने लिख लिया, फिर आप इसी तरीके से 3 सेल का यूज करेंगे, फिर इसी तरीके से 4 सेल यूज करके सर्किट कंप्लीट करके चारों कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस रहा और जो करंट रहा दोनों आप लिख लेंगे। अब यहां पर आप क्या कीजिएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय एम्पियर, मतलब कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर, आप ये क्या कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा और यहां पर आप डाटा लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर जब आप इन दोनों को लेकर यानी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर जब आप ग्राफ बनाइएगा तो इस तरीके का आपको ग्राफ मिलेगा। इस ग्राफ में स्पेशल क्या है, इस ग्राफ में स्पेशल है कि यहां पर आपको क्या होता है, आपको यहां पर एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। मतलब कि जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे हमारा सर्किट में करंट भी बढ़ता जाता है, समझ गए। ये सबसे पहले पता किसने लगाया था, जॉर्ज साइमन ओम ने लगाया था। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर उन्होंने एक तरीके से रिलेशनशिप बताया करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, कि किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है और किसी भी सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बीच में क्या रिलेशन है। अब यहां पर उन्होंने बताया, उनका जो ओम्स लॉ है वो यहां पर है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेगा व्हाट इज ओम्स लॉ या फिर डिफाइन ओम्स लॉ, स्टेट ओम्स लॉ पूछेगा, आप वहां पर बता सकते हैं। यहां पर क्या कहता है, द पोटेंशियल डिफरेंस V across the end of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains the same. दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ, और यही है आपका ओम्स लॉ। आपसे ओम्स लॉ पूछे आप आसानी से ही बता सकते हैं। अब यहां पर आपको ये जो ग्राफ है ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये ग्राफ जो है 1 मार्क्स में एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा कि 4 ग्राफ आपको दे दिया जाएगा, उसमें बोलेगा भाई कौन सा ग्राफ जो है ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ये वाला। साथ में यहां पर एमसीक्यू में एक और चीज पूछता है कि भाई ओम्स लॉ को
कंप्लीट होने के लिए या फिर इसको लागू होने के लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो रिमेन्स सेम, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या है, हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, करंट के। अब यहां पर जब भी हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वहां पर हमारा क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। अब यहां पर बात करें तो यहां पर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट पुट करेंगे, ये कांस्टेंट क्या होगा, R होगा, यानी V इक्वल टू I R हो जाएगा, ठीक है। और ये R क्या होगा, R होगा V डिवाइडेड बाई I का रेशियो, और ये रेशियो हमेशा क्या होगा, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा, ठीक है। और ये जो R है, R क्या है, R कहलाता है रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है जिसके तहत कोई भी मेटल है या फिर कंडक्टर है वो क्या करता है, करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है या फिर अपोज करता है, समझ गए। आर क्या है, एक कांस्टेंट है, और ये हर मेटालिक वायर का एक कांस्टेंट होता है, एक गिवन टेम्परेचर पर, हर टेम्परेचर पर अलग अलग हो सकता है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है जिसके तहत वो कंडक्टर क्या करता है, फ्लो ऑफ चार्जेस को रेजिस्ट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करता है, समझ गए। अब यहां पर आप अगर देखें तो यहां पर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछले कुछ सालों में, 2020 में ये क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था, स्टेट द रिलेशन कोरिलेटिंग द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर एंड द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट, ऑल्सो ड्रा द ग्राफ टू शो दिस रिलेशनशिप। अब रिलेशन क्या है, ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ को आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है। अब यहां पर आपको आगे रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है कि इफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 0.35 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस इज 1.4 वोल्ट। ये तो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आगे हम लोग देख लेंगे। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहीं पर अगला क्वेश्चन भी यही है, क्या स्टेट ओम्स लॉ, ड्रा अ लेबल्ड सर्किट डायग्राम टू वेरीफाई दिस लॉ इन द लेबोरेटरी। तो यहां पर ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए आप कौन सा सर्किट डायग्राम बनाएगा, ये वाला सर्किट डायग्राम बनाएगा और इसी को एक्सप्लेन कीजिएगा, और साथ में इसको क्या कीजिएगा, मतलब जो ग्राफ वगैरह है वो भी बनाइएगा। यहां पर यही चीज पूछा है, किस तरीके का ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इसके साथ ही कैसे आप ग्राफ से निकालिएगा कि भाई कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है। आप ये V बाई I आपको सिंपली कर देना है, आपको क्या मिल जाएगा, R मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या कहता है कि देखिए जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, यहां पर रेजिस्टेंस जो होता है इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम, और इसको इस ग्रीक लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं। और ओम्स लॉ के हिसाब से R इक्वल टू क्या होता है, V डिवाइडेड बाई I। ये क्या है, हमेशा कांस्टेंट होगा, R, V और I, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का क्या है, एक प्रकार से रेशियो है, और ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है, वो है डिफाइन 1 ओम। व्हाट इज 1 ओम, ये आपको डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है। तो 1 ओम क्या होगा, 1 ओम का डेफिनेशन है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस R ऑफ कंडक्टर इज 1 ओम। मतलब किसी भी मेटालिक वायर के बीच में, यहां मान लीजिए ये मेटालिक वायर है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इसके बीच में अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है और यहां पर हम लोग का करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो यहां पर इन दोनों के बीच में, यानी कि ए और बी पॉइंट के बीच में हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा। कितना होगा, 1 ओम। और यहां पर हमको एक चीज मिलता है, I इक्वल टू V बाई R, मतलब करंट हमको अगर निकालना होगा तो V बाई R। ये तो सिंपली है कि भाई V इक्वल टू IR है। अब यहां पर इसमें से तीनों में से कोई भी निकालना है तो इधर उधर करके आप वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहां पर आगे कहता है कि इक्वेशन 12.7 से हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि करंट, किसी भी रजिस्टर से करंट अगर फ्लो कर रहा है वो हमेशा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस से। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि जब हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे उस समय हमारा करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। करंट अगर रेजिस्टेंस घटाएंगे तो करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब कि अगर हम रेजिस्टेंस को आधा कर दें तो करंट हमारा दुगना हो जाएगा, रेजिस्टेंस को अगर दुगना कर दे तो करंट हमारा आधा हो जाएगा। इस प्रकार से यहां पर यही चीज कहता है कि इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड द करंट गेट्स हाफ्ड, यानी कि जब रेजिस्टेंस दुगना हो जाएगा करंट आधा हो जाएगा। इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट।
समझ गए? तो यहां पर क्या कहता है कि बहुत सारे कंडीशन में कई बार ये जरूरी होता है कि हम किसी भी सर्किट में करंट को कम या ज्यादा करें, और वहां पर हम वोल्टेज कम ज्यादा नहीं करना चाहते हैं, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। रेजिस्टेंस नॉर्मल रेजिस्टेंस नहीं बल्कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। अब यहां पर वेरिएबल रेजिस्टेंस का डेफिनेशन भी कह सकते हैं कि दिया गया है या फिर उसके बारे में बताया गया है, अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस कॉल्ड रियोस्टैट, रियोस्टैट क्या है, एक प्रकार का वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इज ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। We will now study about electrical resistance of a conductor with the help of following activity। यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर एक्टिविटी है 12.2 एक्टिविटी है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि आप एक नाइक्रोम वायर लीजिए, एक टॉर्च बल्ब लीजिए, 10 वाट का एक बल्ब लीजिए और एक एमीटर ले लीजिए। अब इनमें से क्या कीजिए, यहां पर इस प्रकार का सर्किट बनाइए, एक्स और वाई पॉइंट जो है इसको खाली छोड़ दीजिए बीच का जगह। यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले नाइक्रोम वायर यहां पर रखकर और क्या करना है, एमीटर का रीडिंग ले लेना है। इसके बाद आपको 10 वाट बल्ब यहां पर लगा देना है, 10 वाट बल्ब लगाकर आपको रीडिंग ले लेना है। फिर यहां पर टॉर्च बल्ब लगाकर आपको रीडिंग ले लेना है। तो तीनों कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, रीडिंग लीजिएगा। अब यहां पर आप जब इस प्रकार से रीडिंग ले लीजिएगा तीनों कंडीशन में, तो यहां पर आपको क्या पता चलेगा कि एमीटर जो है उसमें रीडिंग जो होगा वो तीनों कंपोनेंट के लिए अलग अलग होगा। आपको जो आपका नाइक्रोम वायर है उसमें आपको अलग होगा, बल्ब में अलग होगा, टॉर्च बल्ब में अलग होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर तीनों के रेजिस्टेंस में काफी ज्यादा अंतर है। अब यहां पर कहता है कि इन दिस एक्टिविटी वी विल ऑब्जर्व दैट द करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स। अलग अलग कंपोनेंट के लिए जो हमारा करंट होता है वो अलग अलग होता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं या फिर कुछ ऐसे कंडक्टर होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को आसानी से फ्लो करने देते हैं, उसको अपोज नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, कुछ ऐसे कंडक्टर होते हैं जो कि फ्लो को काफी ज्यादा रेजिस्ट करते हैं। अब यहां पर आगे कहता है कि वी नो दैट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंस्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। हमें पता है कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन की वजह से ही करंट हमारा फ्लो करता है। अब यहां पर आगे कहता है कि द इलेक्ट्रॉन्स हाउएवर आर नॉट कंप्लीटली फ्री टू मूव विद इन अ कंडक्टर। हमने पहले देखा कि भाई कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम छुट्टा बैल जैसा घूम सकते हैं, कहीं भी ऐसा नहीं होता है। उसमें थोड़ा मोड़ा एक तरीके से रोक होता है, बंदिश होता है। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं कंडक्टर में, वो एटम्स एक प्रकार से अट्रैक्ट करते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को। इससे क्या होता है, इससे यहां पर एक प्रकार का रेजिस्टेंस जनरेट होता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट प्रभावित होता है। इलेक्ट्रॉन्स उतनी आसानी से मूव नहीं कर सकते। कुछ कंपोनेंट होते हैं, कुछ मटेरियल होते हैं जिनमें कि ये जो अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं। कुछ कंपोनेंट होते हैं जिनमें कि ये अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में दिक्कत होता है। तो यहां पर आगे कहता है कि गुड कंडक्टर के बारे में। गुड कंडक्टर क्या है? अ कंपोनेंट ऑफ अ गिवन साइज दैट ऑफर्स अ लो रेजिस्टेंस इज अ गुड कंडक्टर। मतलब एक ऐसा मटेरियल, ऐसा कंडक्टर जो बहुत कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, आसानी से मूवमेंट होने देता है, वो क्या है? गुड कंडक्टर है। अ कंडक्टर हैविंग सम एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ रेजिस्टर। यानी एक ऐसा कंडक्टर जिसमें कि काफी अच्छा रेजिस्टेंस है, काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है, उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टर कहते हैं। लेकिन एक ऐसा कंपोनेंट जो उसी साइज का है, मतलब कि सेम साइज के तीनों मटेरियल की बात हो रही है, सेम साइज, सेम लेंथ, सेम वेट की बात हो रही है, एक ऐसा कंपोनेंट जो कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और करंट को बिल्कुल भी फ्लो नहीं होने देता है, उसको हम क्या कहते हैं? पुअर कंडक्टर कहते हैं। और इंसुलेटर से तो भाई आपका करंट फ्लो हो ही नहीं सकता है। ठीक है। अब इंसुलेटर का एग्जांपल क्या हो गया? जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ये क्या है? इंसुलेटर है, क्योंकि करंट को आसानी से एकदम मतलब बिल्कुल बहुत कम चांस है कि फ्लो होने देते हैं। गुड कंडक्टर का एग्जांपल आपका सारे मेटल्स हो जाएंगे, सारे नहीं बहुत सारे मेटल्स हो जाएंगे, जैसे कि आपको लोहा हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, ये सारे गुड कंडक्टर्स हो जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें तो जो नाइक्रोम है, नाइक्रोम क्या है? एक प्रकार का अलॉय है। ये नाइक्रोम क्या होता है? एक प्रकार का आपका रेजिस्टर होता है, क्योंकि ये बहुत आसानी से करंट को फ्लो नहीं होने देता है और बहुत ज्यादा रोकता भी नहीं है, लेकिन ये फ्लो होने के दौरान रुकावट डालता है। ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर टॉपिक आ जाता है 12.5। 12.5 में क्या पढ़ना है हमें? फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है
वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए हमें करना है एक्टिविटी 12.3। ये जो एक्टिविटी है इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ऐसा एक सर्किट बनाना है और इस सर्किट में यहां पर आपको यहां से यहां तक खाली जगह छोड़ देना है। और इसमें क्या करना है, आपको जो बाकी के चीजें जैसे अमीटर लगा देना है, स्विच लगा देना है, सेल लगा देना है, और इसके साथ ही आपको नाइक्रोम वायर लेना है। ये नाइक्रोम वायर आप यहां से यहां तक कनेक्ट करने के लिए लेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर ये जो पॉइंट है इस लेंथ का आप क्या करेंगे, एक नाइक्रोम वायर लेंगे। इस नाइक्रोम वायर को पुट करेंगे, कनेक्शन ऑन करेंगे और एमीटर का रीडिंग ले लेंगे। फिर उसके बाद अगली बार क्या करेंगे, दूसरी बार आप इस नाइक्रोम वायर को क्या करेंगे, मोड़ देंगे, मतलब कि बिल्कुल डबल कर देंगे। तो डबल करके आप क्या करेंगे, यहां पर आगे लिखा हुआ है, यहां पर आगे कहता है सॉरी 2L, मतलब दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये जितना लंबा L लेंथ का अगर ये नाइक्रोम वायर है तो हम इससे दुगना L का 2L लेंथ का नाइक्रोम वायर यहां पर कनेक्ट करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं इतना से इतना लंबा हम नाइक्रोम वायर जोड़ेंगे। तो हमने क्या किया, दुगना लेंथ हमने कर दिया नाइक्रोम वायर का। फिर से हम अमीटर का क्या करेंगे, रीडिंग ले लेंगे। फिर से तीसरा कंडीशन में ये जो L है इसी साइज का हम नाइक्रोम वायर लेंगे लेकिन इससे मोटा लेंगे। फिर चौथे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, चौथे कंडीशन में यहां पर कहता है यहां पर हम लोग कॉपर वायर लेंगे। चौथा कंडीशन में क्या होगा, यहां पर हम लोग कॉपर वायर लेंगे बल्कि नाइक्रोम वायर नहीं लेंगे। तो एक बार हमने L साइज का नाइक्रोम वायर लिया, दूसरे में 2L साइज का, यहां पर तीसरे में L साइज का, लेकिन क्या होगा, मोटा होगा, मतलब कि उसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, मतलब मोटाई ज्यादा होगा वायर का। और इसके बाद चौथा कंडीशन में हम क्या करेंगे, कॉपर लेंगे। तो यहां पर इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद हमें क्या पता चलेगा, इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद पता चलेगा कि जब हमने वायर का लेंथ डबल कर दिया तो क्या हो गया, जो एमीटर का रीडिंग था वो आधा हो गया, मतलब कि करंट क्या हो गया, करंट हाफ हो गया। ठीक है, लेंथ डबल तो करंट क्या हो गया, आधा हो गया। इसके बाद जब हमने मोटाई बढ़ा दी, तार के क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दिया सेम मटेरियल के साथ, सेम लेंथ के साथ, तो यहां पर क्या हुआ, एमीटर जो है वो वहां से वो एक प्रकार से क्या होगा, ज्यादा रीडिंग देने लगेगा। क्यों भाई, क्योंकि यहां पर आपको जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है। इसके बाद आगे क्या होगा, आगे यहां पर कहता है कि अगर हम दूसरे किसी वायर को यूज करेंगे तो उससे भी हमको क्या है, रिजल्ट दूसरा मिलेगा। कॉपर के मामले में हमें एमीटर रीडिंग ज्यादा देगा। तो हमें क्या पता चला, पहली बात कि जो हमारा लेंथ होता है, लेंथ के ऊपर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा रेजिस्टेंस घटेगा। दूसरी बात, जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब कि ऐसे मोटाई, जैसे तार आपने देखा, जैसे ये आपका क्या है, मान लीजिए तार है, तो तार का ये जो मोटाई है ना, ये वाला मोटाई, ये हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शन है। तो इसी क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस घटेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसके बाद आगे क्या है, आगे हमारा मटेरियल का नेचर ऑफ मटेरियल, तीन चीज के ऊपर यहां पर क्या है, डिपेंड करता है। अब इसी चीज के लिए हमने क्या किया, एक प्रकार से डिराइव कर लिया, फॉर्मूला बना लिया। इसका कैसे बनाया, सबसे पहले तो यहां पर लिखा गया कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला है कि लेंथ के ऊपर, लेंथ ज्यादा तो भाई रेजिस्टेंस ज्यादा, लेंथ कम रेजिस्टेंस कम। इसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, अगर क्रॉस सेक्शन घटेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसके बाद थर्ड है क्या, नेचर ऑफ इट्स मटेरियल का नेचर कैसा है। अब यहां पर देखें तो यहां पर हमें क्या पता चला, हमें तो पहला पता चला कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब कि लेंथ के साथ R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द मटेरियल। इसके बाद R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि जो क्रॉस सेक्शन के एरिया है, तार की जो मोटाई है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर हम एरिया दुगना कर देंगे तो रेजिस्टेंस 1/2 हो जाएगा, अगर हम एरिया 1/2 कर देंगे तो रेजिस्टेंस दुगना हो जाएगा, ये चीज। और अगर इन दोनों को हम एक साथ मिलाकर लिखें तो यहां पर हमारा क्या है, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। अब यहां पर प्रोपोर्शन का साइन अब अगर हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या होगा, रो होगा। रो हमारा क्या है, एक प्रकार का कांस्टेंट है। अब रो जो है, रो क्या है, रो को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। रो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल।
मतलब कि हर मटेरियल के लिए, हर कंडक्टर के लिए अलग अलग रो का वैल्यू होता है। ये क्या है? ये है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। जैसे कॉपर का अलग होगा, इसके अलावा अगर हम बात करें एल्युमिनियम का अलग होगा, हर मटेरियल का अलग अलग होगा। जैसे यहां पर देख सकते हैं मेटल्स में देखें, कंडक्टर्स में देखें तो सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन सभी का रेजिस्टिविटी क्या है? अलग अलग है। और यही कांस्टेंट वैल्यू है जब हम यहां पर रखेंगे, अगर हमको रेजिस्टेंस निकालना होगा किसी भी मेटल का, किसी भी कंडक्टर का तब। अब यहां पर कहता है कि जो रेजिस्टिविटी होता है, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। कितना होता है? ओम मीटर। ठीक है। अब ये क्या है? किसी भी मटेरियल का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी मटेरियल कितना अपोज कर रहा है करंट के फ्लो को। ठीक है। अब यहां पर कहता है कि जो मेटल्स होते हैं और जो अलॉयज होते हैं ये काफी कम रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁶ ओम मीटर के बीच में। और ये काफी गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर मतलब जो कि करंट पास नहीं होने दे, जैसे कि रबर, ग्लास, इनका जो रेजिस्टिविटी होता है ये बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए इनसे करंट पास नहीं कर पाता है। 10⁻12, 10⁻17 ओम मीटर। अब यहां पर देखें तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि जो रेजिस्टेंस होता है और जो रेजिस्टिविटी होती है किसी भी मटेरियल की टेम्परेचर के साथ बदलती है। टेम्परेचर के साथ क्या होता है? चेंज करती है। अब यहां पर आगे कहता है कि टेबल 12.2 में हमको क्या है? डाटा दिया गया। डाटा में क्या हमें पता चलता है कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, उससे ज्यादा अलॉयज की होती है, और इंसुलेटर की तो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। अब यहां पर बात करें तो आगे यहां पर कहता है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज ग्रेटर, जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मटेरियल। अब यहां पर मतलब क्या है? मतलब है कि देखिए जैसे यहां पर कॉन्स्टेंटिन बना है, ये कॉपर और निकल का मिलकर बना हुआ है, तो इसका जो रेजिस्टिविटी होगा कॉन्स्टेंटिन का, ये आपको कॉपर और निकेल से काफी ज्यादा है। इसी तरीके से जो मैंगनीन है, जो कॉपर, मैंगनीज और साथ में निकल से बनकर बना हुआ है, इसका रेजिस्टिविटी इन तीनों मटेरियल से काफी ज्यादा है। मतलब अलॉयज का रेजिस्टिविटी क्या होता है? जिस मटेरियल से, जिस मेटल से बना है उससे काफी ज्यादा होता है। और इसके साथ ही अलॉयज जो है वो ऑक्सीडाइज यानी कि बर्न नहीं करते हैं हाई टेम्परेचर पर। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में ये जो आपके अलॉयज है इनका यूज करते हैं। जैसे यहां पर देखें तो क्वेश्चन भी पूछा गया है, व्हाई आर द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल टोस्टर एंड इलेक्ट्रिकल आयरन्स आर मेड ऑफ अलॉय रेदर देन प्योर मेटल। तो यहां पर इसके रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से और साथ में ये ऑक्सीडाइज नहीं करता है, इस वजह से 2 पॉइंट्स आपके बनेंगे। अब यहां पर टंगस्टन का यूज किस चीज में किया जाता है? टंगस्टन का यूज इलेक्ट्रिकल बल्ब में किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन भी एक प्रकार का क्या है? टंगस्टन भी एक प्रकार का अलॉय है जो कि काफी हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, मतलब कि बर्न नहीं होता है, और वो काफी हाई टेम्परेचर पर आसानी से जलता है और रोशनी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो यहां पर आगे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल ओवन डज नॉट ग्लो व्हाइल इट्स हीटिंग एलिमेंट डज। तो यहां पर इसका रीजन क्या है? जो हमारा कॉर्ड होता है वो किस चीज से बनता है? कॉपर का। तार वगैरह जो कनेक्शन है वो किस चीज का होता है? कॉपर का। कॉपर आसानी से करंट को फ्लो होने देता है। लेकिन जो हमारे जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं वो किस चीज के बने हुए होते हैं? अलॉय वगैरह के बने हुए होते हैं। उनमें रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है, तो वहां पर वो हीट हो जाते हैं, और हीट होकर क्या होते हैं? ग्लो करने लगते हैं। अब यहां पर आगे कहता है, हाउ इज द रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉयज कंपेयर्ड विद दोज ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम विच दे हैव बीन फॉर्म्ड। तो यहां पर सिंपली है कि भाई कंडक्टर से अलॉयज जो है वो काफी ज्यादा होते हैं। एग्जांपल में 1-2 आप लिख सकते हैं जो कि यहां पर दिए गए हैं। अब ये सारे क्वेश्चन मैं जो आपको बता रहा हूं ये आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और इसलिए इन सभी पर आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद यहां पर कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको वही सारे हैं, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे कि यहां पर आपको सिंपली V = IR फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को पुट कर ये सारे आंसर आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि V = IR से आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं, और मैं यहां पर आगे बढ़ रहा हूं। और यहां पर ρL/A R = ρL/A, इससे भी आपका यहां पर डिराइव करने के लिए कुछ क्वेश्चन थे, इसको भी आप आसानी से डिराइव कर सकते हैं। तो यहां पर क्या करता हूं, आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चंस यहां पर ये सारे क्वेश्चन भी जो है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वही जो है जो आपको मैं पढ़ा उसी में से क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहां पर अगला टॉपिक क्या कहता है? अगला टॉपिक है 12.6 रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर, यानी कि जो रेजिस्टर्स इनको जोड़कर हमारा रेजिस्टेंस कैसे बनता है, कैसे कैलकुलेशन होता है, ये चीज अब यहां पर हम समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कहने का मतलब क्या? मतलब कि एक पूरा सर्किट अगर है तो उस सर्किट में क्या है? एक सेल है, एक स्विच है, और साथ में कनेक्शन करके एक आपका रेजिस्टर है, यानी कि एक लोड है। सिंपल। तो
ऐसे सर्किट के बारे में अभी तक हम पढ़ चुके हैं। वहां पर हमने क्या नोटिस किया, हमने नोटिस किया कि भैया किसी भी कंडक्टर में, कोई भी कंडक्टर है, उससे जो करंट फ्लो करता है वो रेजिस्टेंस के ऊपर और साथ में पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जैसा रेजिस्टेंस होगा, जैसा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वैसा करंट फ्लो करेगा। अब यहां पर अलग अलग जो हमारे गैजेट होते हैं, अलग अलग जो सिस्टम होता है, हमारे घर में जो वायरिंग वगैरह किया जाता है, वहां पर हम रेजिस्टर्स को अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। अब यहां पर रजिस्टर शब्द का यूज किया जा रहा है, तो आप सोचिए कि रजिस्टर क्या होता है, कैसे होता है। सिंपली देखो भाई, यहां पर आपका बल्ब है वो भी क्या है, एक प्रकार का रजिस्टर है। मतलब रेजिस्टेंस के जैसा ही काम करता है, उसी से आपको वो क्या करता है, लाइट देता है। उसी के साथ ही जो आपके घर में हीटर होता है वो भी क्या, एक प्रकार का रेजिस्टर है। या फिर आपके घर में जो एसी है वो भी रेजिस्टेंस के फंक्शन प्रिंसिपल पर ही काम करता है। तो इसी चीज को कहा जा रहा है कि जो हमारे अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, गैजेट्स होते हैं, उनमें जब हम वायरिंग करते हैं तो हम इस प्रकार से पैरेलल सिस्टम और साथ में सीरीज सिस्टम बैठाते हैं। मतलब सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन करते हैं। और साथ में जो घर में वायरिंग किया जाता है वहां पर भी जो अलग अलग डिवाइसेस को हम लगाते हैं जो कि एक प्रकार से रेजिस्टेंस देते हैं, तो ये भी हम क्या करते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन में बैठाते हैं। मतलब कभी सीरीज कॉम्बिनेशन बैठता है, कभी पैरेलल कॉम्बिनेशन बैठता है। जैसे आपके घर में तो आप क्या देखते हैं कि आपके घर में हर बल्ब के लिए एक स्विच होता है, हर प्लग के लिए एक स्विच होता है। तो वो कैसा कॉम्बिनेशन है, एक प्रकार का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कनेक्शन किया गया है। इसी तरीके से आप जो दिवाली में जो एक झालर लटकाते हैं, जो लाइट का एक पूरा सीरीज लटकाते हैं, उसमें एक सीरीज कनेक्शन होता है। तो वो क्या है, एक प्रकार का सीरीज कनेक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अब यहां पर आपको आगे यही चीज कहा जा रहा है कि देखिए हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि हम अलग अलग कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टर्स हैं उनको लगाएंगे और उनसे किस प्रकार से हमारा रेजिस्टेंस जनरेट होता है, कैसे ओम्स लॉ यहां पर अप्लाई होता है कॉम्बिनेशन होने पर, और किस तरीके से हम रेजिस्टर को जोड़ते हैं, ये चीज यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि दो मेथड है जिसके जरिए हम रेजिस्टर्स को क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं। पहला तो है आपका सीरीज कनेक्शन और दूसरा क्या है, पैरेलल कनेक्शन। अब सीरीज कनेक्शन क्या होता है, सीरीज कनेक्शन यहां पर आपके सामने है। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि आप जो रेजिस्टर्स हैं उनको एक के बाद एक लगाते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक प्रकार का सीरीज कनेक्शन है जिसमें कि एक रजिस्टर का पिछला हिस्सा दूसरे रजिस्टर के आगे के हिस्से से जुड़ा हुआ होता है। दोनों रजिस्टर आपस में जुड़े होते हैं, फिर आगे के दो रजिस्टर भी आपस में जुड़े हुए होते हैं, फिर जो लास्ट रजिस्टर होता है वो कनेक्शन के साथ जुड़ा हुआ होता है और पहला रजिस्टर भी कनेक्शन के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये आपका क्या है, सीरीज कनेक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब दूसरा जो कनेक्शन का टाइप है वो क्या है, पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसको कि हम कहते हैं। यहां पर क्या होता है कि जो अलग अलग रजिस्टर्स हैं, इन अलग अलग रजिस्टर्स का जो एक छोर है वो आपस में जोड़ दिया जाता है और साथ में हमको एक एंड से यानी कि पॉजिटिव या फिर निगेटिव एंड से जोड़ देते हैं, और वहीं दूसरा एंड जो है सभी रजिस्टर्स का वो साथ में जोड़कर हम दूसरे एंड से जोड़ देते हैं, कनेक्शन कर देते हैं और सर्किट हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो ये दो प्रकार के हमारे क्या हो गए, कनेक्शन हो गए, जिनमें हम क्या करते हैं, रजिस्टर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो बारी बारी से दोनों को हम यहां पर देखने वाले हैं। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम अपना पहला टॉपिक पढ़ेंगे, वो क्या है, रजिस्टर्स इन सीरीज। यानी कि हम रजिस्टर्स को एक सीरीज कनेक्शन में आपस में कनेक्ट करने वाले हैं। अब यहां पर आगे सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछता है, व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ करंट व्हेन अ नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज इन अ सर्किट। यानी कि किसी सर्किट में अगर हम रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो वहां पर आपको जो करंट है उसके वैल्यू पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या करंट कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। व्हाट वुड बी देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब कि तीन रजिस्टर हमने जोड़ा आपस में और तीनों रजिस्टर को जोड़ने पर टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का कितना होगा, ये हम यहां पर क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कैसे ये कैलकुलेशन होता है ये हमको समझना होगा। इसके लिए हम लोगों को कुछ एक्टिविटीज करनी होंगी। एक्टिविटीज में हम पहला क्या करेंगे, एक्टिविटी है 12.4। 12.4 एक्टिविटी में क्या कह रहा है, यहां पर कहता है कि आप तीन रजिस्टर लीजिए जिनका वैल्यू अलग अलग हो और तीनों रजिस्टर को आप सीरीज में ऐड कर दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए, और इनके साथ जो आपका सर्किट बनेगा उसमें बैटरी लगा दीजिए, एमीटर लगा दीजिए, प्लग की लगा दीजिए, जैसा कि फिगर 12.6 में दिखाया गया है। यानी कि ये जो आपका कनेक्शन दिखाया गया, इस प्रकार से आपको कनेक्शन कर देना है तीन आपके रजिस्टर का। ऊपर आप देख सकते हैं रजिस्टर जोड़े गए हैं, साथ में यहां पर वोल्ट मीटर भी है और साथ में हमारा एमीटर भी है, सभी आपस में कनेक्ट कर दिए गए हैं।
अब यहां पर आगे कहता है कि यू में यूज द रजिस्टर्स ऑफ वैल्यूज लाइक 1 ओम 2 ओम 3 ओम एंड अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट फॉर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। आप इस प्रकार से तीन अलग अलग रजिस्टर को 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के रजिस्टर को ले सकते हैं, 6 वोल्ट के बैटरी को ले सकते हैं। अब यहां पर आपको क्या करना है, आपको करना है कि आप की को लगा दें, मतलब स्विच ऑन कर दें, और फिर उसके बाद एमीटर में जो भी आपको डाटा मिलेगा, जो भी आपको नंबर मिलेगा, उसको आपको रीड कर लेना है, उसको लिख लेना है। ठीक है, इसके साथ ही आप क्या कीजिए, एमीटर के पोजीशन को चेंज कीजिए और आप रजिस्टर के बीच में कहीं भी लगा दीजिए। मतलब कि क्या हुआ, मतलब कि यहां पर अभी एमीटर कहां लगा हुआ है, इस सर्किट में एमीटर यहां पर लगा है, लेकिन आप यहां से हटाकर यहां इस जगह पर एमीटर लगा दीजिए, फिर उसके बाद यहां लगा दीजिए, फिर उसके बाद यहां लगा दीजिए। अलग अलग जगहों पर एमीटर लगाकर आप ये टेस्ट कीजिए कि भैया करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो जब आप इस तरीके से टेस्ट करिएगा तो आपको क्या पता चलेगा कि जो करंट का वैल्यू होता है एमीटर में वो चेंज नहीं होता है। मतलब कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें हम कितने भी रजिस्टर लगा दे सीरीज में, वहां पर करंट की वैल्यू पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, रजिस्टर की सीरीज कॉम्बिनेशन में सर्किट के हर एक पार्ट में करंट का वैल्यू सेम होता है, बराबर होता है। समझ गए? और इसी वजह से क्या होता है कि यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का वैल्यू आपको सेम मिलेगा हर हिस्से में। ठीक है, अब यहां पर आगे आपको एक्टिविटी है 12.5। 12.54 में हमने क्या किया, हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में चेक किया कि करंट का वैल्यू कितना होता है। अब 12.5 में हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। अब ये 12.5, 12.4 और इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी एक्टिविटी के ऊपर 2019 में क्वेश्चन आ गया था। क्या पूछा था, हाउ विल यू इन्फर विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट द सेम करंट फ्लोज थ्रू एवरी पार्ट ऑफ अ सर्किट कंटेनिंग 3 रजिस्टर इन सीरीज कनेक्टेड टू अ बैटरी। तो यहां पर आप क्या कीजिएगा, ये वाला 12.4 जो एक्टिविटी है वो आप पूरा एक्सप्लेन कीजिएगा, लिखिएगा, डायग्राम बनाइएगा। तो साथ में आपको यहां पर सिर्फ ये डायग्राम नहीं बनाना होगा, इसके साथ साथ एमीटर का पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, 4 पोजीशन में आपको एमीटर का डायग्राम बनाना होगा, उसको वहां पर दिखाना होगा। ठीक है, अब यहां पर 12.5 एक्टिविटी है, यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापने वाले हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस नापने वाले हैं। अब यहां पर यही कहता है कि जो आपने 12.4 एक्टिविटी किया वहां पर आप एमीटर का रीडिंग छोड़िए, अब क्या कीजिए, वोल्ट मीटर का रीडिंग लीजिए। वोल्ट मीटर का रीडिंग लीजिए, सबसे पहले तो आप पूरे सर्किट का ले लीजिए। मतलब पूरे सर्किट कहने का मतलब कि जैसे यहां पर वोल्ट मीटर का कनेक्शन किया गया है, वैसे आप वोल्ट मीटर का कनेक्शन लेकर तीनों रेजिस्टेंस, मतलब सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो आपको प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। अब यहां पर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यह करना है कि आप वोल्ट मीटर अलग अलग हिस्से पर, मतलब कि पहले तो पहला रजिस्टर पर, फिर दूसरा रजिस्टर पर और फिर तीसरे रजिस्टर पर इस प्रकार से लगाकर आप क्या करेंगे, आप रेजिस्टेंस का वैल्यू को नोट कर लेंगे। ठीक है, यहां पर ऊपर हमने क्या बात किया था 12.4 एक्टिविटी में कि तीनों रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। तो यहां पर हमको तीनों का क्या करना है, वोल्टेज नोट कर लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस नोट कर लेना है। और पहले से ही हमारे पास एक्स और वाई के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो हमने नोट करके रखा ही हुआ है। तो यहां पर आपको अब क्या करना है, आपको यहां पर चेक करना है कि इनमें क्या होता है। यहां पर हमारे पास जो 4 डाटा आए, पहला तो टोटल, VT और साथ में V1, V2 और V3, 3 रजिस्टर के लिए अलग अलग आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। अब यहां पर जब आप इन चारों पोटेंशियल डिफरेंस को निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो तीनों रजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको जोड़ देने पर हमको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है, जो कि एक्स और वाई पॉइंट के बीच में है। यहां और यहां के बीच में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो इन तीनों के जोड़ के बराबर ही आता है। ठीक है, अब यहां पर यही हमको क्या मिला, रिजल्ट मिला। रिजल्ट क्या मिला, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज जो ऊपर हमें पता चली थी कि I जो है वो करंट है, करंट हमारा सेम होता है, करंट हमारा चेंज नहीं होता है। अब यहां पर यही चीज है कि भाई इससे तो हमें पता चल गया कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करना पड़ता है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे कि भैया हमारा जो रेजिस्टेंस है वो उसको हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे जोड़ते हैं। तो यहां पर हमें क्या पता है, हमें पता है कि V इक्वल टू IR होता है, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, V इक्वल टू IR। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं कि यहां पर पैराग्राफ में क्या कहता है।
In the electric circuit shown is figure 12.8, let I be the current passing through the circuit. The current through each resistor is also I. It is possible to replace the three resistors joined in series by an equivalent single resistor of resistance R, such that the potential difference V across it and the current I through सर्किट रिमेन्स द सेम, अप्लाइंग द ओम्स लॉ टू द इंटायर सर्किट। मतलब अब हमें क्या करना है, हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है ताकि हम एक रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट एक सिंगल रेजिस्टेंस वहां पर लगा सके। ठीक है, तो यहां पर V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हमारे पास है। V इक्वल टू IR हमें पता है, जो कि हमको ओम्स लॉ से पता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हमारे पास टोटल VT क्या है, टोटल मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, RT। अब यहां पर RS लिखा गया है, मैं T ऐसे ही लिख रहा हूं, विद टोटल ध्यान में रखने में आसानी होगा। तो यहां पर क्या है, V इक्वल टू IRT, ये T आपको टोटल हो गया। अब यहां पर इसी प्रकार से हर एक हमारे रेजिस्टेंस के लिए हम अलग अलग वैल्यू ले लेंगे। V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। अब इन चारों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे हमारे इक्वेशन में। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहां पर पुट करेंगे तो IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो यहां पर RS हमारा क्या हो जाएगा, RS सीरीज के लिए लिखा गया है, इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि जो रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो सभी रेजिस्टेंस को जोड़ने के बराबर होता है। मतलब क्या, मतलब कि जब हम कई सारे रेजिस्टर्स को आपस में सीरीज में जोड़ देते हैं, तो यहां पर जो सभी हमारा रेजिस्टेंस है उसको जोड़ के हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस होता है, वो सम के बराबर होता है, सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड इज दस ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी कि हर एक रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है। मतलब R1 से ज्यादा ही होगा, R2 से ज्यादा ही होगा, R3 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सीरीज में रेजिस्टेंस का एडिशन होता है। अब यहां पर आपको क्वेश्चन भी पूछ दिया गया है। क्वेश्चन यहां पर क्या है, क्वेश्चन है 12.7। ये क्वेश्चन में क्या कहता है, एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम है। ठीक है, और साथ में कंडक्टर है 4 ओम रेजिस्टेंस का, इसको हमने 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया है। पहला तो टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना है सर्किट का, और साथ में करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट से, और साथ में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर के थ्रू कितना है। पहला तो हमारे पास क्या है, पहला तो यहां पर कंडक्टर है 4 ओम, ये क्या है 20 ओम। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो हमारा क्या, पहला क्या है, टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहां पर हम लोग का क्या आ जाएगा, 24 ओम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद B क्या है, करंट थ्रू द सर्किट, करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो करंट हमारा V इक्वल टू IR होता है, I इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R होता है। V कितना है हमारा, 6 वोल्ट है, R इक्वल टू 24 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.25 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है, तो V इक्वल टू IR है, तो यहां पर I हमारे पास 0.25 है और रेजिस्टेंस हमारा 20 है, 0.25 इंटू हमारा 20, तो ये करीब 5 वोल्ट आ जाएगा। और यहां पर इसके लिए हमारा कितना आ जाएगा, V इक्वल टू IR, तो I 0.25 इंटू 4, तो यह हमारा 1 वोल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहां पर आपको यहां पर भी वही उसी प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे सामने क्या है, क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक है रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अब हम रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, पैरेलल में एडिशन करेंगे। अब यहां पर आपको उसके लिए एक्टिविटी सबसे पहले 12.6 करना है। 12.6 एक्टिविटी में क्या किया जा रहा है कि भाई आप क्या कीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन कीजिए। इस प्रकार का पैरेलल कॉम्बिनेशन कीजिए जिसमें कि 3 रजिस्टर हैं जिनको कि आपस में जोड़ा गया है, एक एंड एक साथ और दूसरा एंड भी एक साथ। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है, आप एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कीजिए, साथ में आप क्या कीजिए, एक एमीटर कनेक्ट कीजिए, बैटरी लगाइए, प्लग की लगाइए, सारा कनेक्शन करके कंप्लीट कीजिए। अब आपको इसके साथ ही क्या करना है, आपको एमीटर रीडिंग को नोट करना है, और इसके साथ ही जो आपको वोल्ट मीटर रीडिंग है उसको भी नोट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपको वो नोट कर लेना है, सब चीज नोट कर लेना है। अब यहां पर आगे
और इसके साथ ही आपको क्या करना है, आपको यहां पर जो हर एक आपका रजिस्टर है उसका भी पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग करके इस प्रकार से अलग अलग जोड़कर नोट कर लेना है। तो आप क्या करेंगे, सभी का पोटेंशियल डिफरेंस नोट कर लेंगे और साथ में आप क्या करेंगे, सभी ये जो एम्पियर है इसको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या कहता है, आगे कहता है रिमूव द एमीटर एंड वोल्ट मीटर फ्रॉम द सर्किट, इंसर्ट द एमीटर इन सीरीज एंड रजिस्टर। मतलब वही जो मैंने कहा कि भाई अलग अलग आपको एक बार तो पूरे सर्किट का नोट करना है जैसा कि यहां पर दिखाया गया है पूरा सर्किट का, और एक बार आपको क्या करना है हर एक का अलग अलग, जैसे पहले 1 का आप करेंगे, फिर 2 का कैलकुलेशन करेंगे, फिर 3 का कैलकुलेशन करेंगे। अब आपको वहां पर पता चलेगा जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तब क्या होता है, जो आपका वोल्टेज होता है, वोल्टेज यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है, वो कहीं भी यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो सेम है। यहां पर अगर आप कनेक्शन इस तरीके से करते हैं तो यहां पर जो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलता है। और वहां पर एक चीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में उल्टा हो जाता है कि भाई जो करंट होता है वो डिवाइडेड हो जाता है। मतलब कि टोटल करंट यहां पर R1 में आपका जो करंट है, R2 में जो करंट है और R3 में जो करंट है वो टोटल सर्किट के करंट के एडिशन के बराबर है। मतलब IT इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, मतलब तीनों का करंट अगर आप जोड़ेंगे तब आपको टोटल एमीटर का वैल्यू मिलेगा, यहां जो आपने एमीटर लगाया था उसका वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर यही चीज है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहां पर हमको क्या निकालना है, अब निकालना है कि भाई रजिस्टर का कैलकुलेशन कैसे होता है, रजिस्टर को हम कैसे ऐड करेंगे। तो हमें क्या पता है, हमें ओम्स लॉ से पता है I इक्वल टू V बाई आर। I इक्वल टू क्या है, V बाई आर। तो यहां पर हमारा इस I के लिए भी V बाई आर, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, तो V बाई आर P मतलब पैरेलल, इसके बाद इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब यहां पर R कॉमन लेंगे तो पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा, हमारा यहां पर वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से हमारा रेजिस्टेंस का क्या होता है, कैलकुलेशन होता है। जब भी हम रेजिस्टेंस क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो वहां पर इस प्रकार से रेजिस्टेंस का हमारा कैलकुलेशन होता है। और यहां पर इस प्रकार से हमको क्या होता है, पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब कि सभी रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के एडिशन के बराबर हमारा जो रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हमको रिजल्ट में मिलता है। अब यहां पर इसका भी कैलकुलेशन अगर हम देखना चाहें, मतलब कि जो न्यूमेरिकल है वो देखना चाहें तो वो भी हमारे सामने, ये भी उसी प्रकार से सॉल्व होगा जैसे हमने सीरीज का देखा था। तो अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहां पर क्वेश्चन वगैरह है। आगे यहां पर क्या कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है कि वी हैव सीन दैट इन अ सीरीज सर्किट द करेंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट। दिस इज ऑब्वियसली impracticable to connect an electric bulb and an electric heater in series because they need current of widely different values to operate properly। मतलब यहां पर कहा जा रहा है कि देखिए हमको सीरीज में क्या पता चला, करंट का वैल्यू सेम होता है सभी आपके गैजेट्स में। तो इसलिए अगर हम एक सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएं जहां पर कि हम क्या कर दें, एक बल्ब लगा दें और उसके बाद एक आप क्या कर दें, हीटर लगा दें, तो यहां पर क्या होगा, यह काफी इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर हमारा जो हीटर है उसको काफी ज्यादा करंट चाहिए होता है लेकिन बल्ब को उतना ज्यादा करंट नहीं चाहिए होता है। तो हीटर की वजह से इसमें से बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा और ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये डिसएडवांटेज होता है। इसके अलावा एक और एडवांटेज होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में कि यहां पर क्या होता है कि अगर पूरे सर्किट में से कोई एक कंपोनेंट खराब हो गया, जैसे ये बल्ब अगर खराब हो गया तो ये हीटर भी काम करना बंद कर देगा क्योंकि हीटर का कनेक्शन जो है वो कट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो आपके पैरेलल सर्किट होते हैं, पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि जो करंट है वो डिवाइडेड हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम रहता है। तो इससे क्या होता है, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है पैरेलल सर्किट में वो काफी कम हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि हम जो अलग अलग गैजेट्स हैं उनको अलग अलग पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर सकते हैं, सभी को उनकी जरूरत के हिसाब से करंट मिलता है और अलग अलग रेजिस्टेंस वो अलग अलग फेस करते हैं, इससे ज्यादा परेशानी नहीं होती है और आसानी से वो ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने टॉपिक क्या है, टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो यहां पर कहता है कि वी नो दैट अ बैटरी और अ सेल इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
एक बैटरी या फिर सेल क्या होता है, एक एनर्जी का सोर्स होता है। मतलब हमने ऊपर क्या बात किया था, ऊपर बात किया था कि कोई बैटरी होता है वो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसके वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो बैटरी क्या हो गया, बैटरी हमारा एक एनर्जी का सोर्स हो गया। द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स दैट सेट्स द इलेक्ट्रॉन इन मोशन टू फ्लो द करंट थ्रू अ रजिस्टर और अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड टू द बैटरी। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होता है बैटरी के अंदर, हमने पहले बात किया था कि केमिकल रिएक्शन कौन सा होता है, उसी प्रकार के केमिकल रिएक्शन हर बैटरी में होते हैं। तो ठीक है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मोशन में आते हैं, मोशन की वजह से करंट फ्लो करता है किसी रजिस्टर से, और उससे क्या होता है, हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ठीक है, अब यहां पर आगे हमने एक और चीज देखा था कि लगातार करंट फ्लो कराते रहने के लिए जो बैटरी है वो लगातार एनर्जी खर्च करती है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि पूछता है एक सवाल कि वेयर डज दिस एनर्जी गो, ये एनर्जी कहां जाती है, जो आपका बैटरी से एनर्जी निकलता है वो जाता कहां है। उस पूरे एनर्जी में से मान लीजिए कि 100% अगर बैटरी एनर्जी दे रही है, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा क्या होगा, वो चला जाएगा करंट को बनाए रखने में, और उससे क्या होगा, आपका जैसे पंखा चलेगा, बल्ब जलेगा, इस प्रकार का काम होगा। लेकिन इसमें से हो सकता है कि 30% एनर्जी क्या हो, 30% आपका एनर्जी चला जाए हीट के रूप में, आपका जो डिवाइस है वो गर्म करने में। जैसे आप अगर कभी फोन यूज करते हैं तो फोन आपका बैटरी से चल रहा है, फोन बैटरी से चल रहा है, तो फोन आप चलाते हैं तो बैटरी, फोन जो है वो चलाने में स्क्रीन चलता है, डिवाइस चलता है, गेम खेलते हैं, आवाज होता है, बहुत तरीके से बैटरी खर्च होती है। लेकिन आप छू कर देखते होंगे कि आपका फोन क्या होता है, गर्म भी हो जाता है, उसमें भी बहुत ज्यादा एनर्जी आपका वेस्ट होता है आपके बैटरी का। उसी चीज के बारे में यहां पर बात किया जा रहा है, और इस चीज को हम क्या करते हैं, डेली ऑब्जर्व करते हैं। कोई टीवी हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, पंखा हो, हर चीज क्या होती है, गर्म होती है। ठीक है, अब यहां पर बात यह है कि यहां पर ये तो भाई नॉर्मल डिवाइसेस की बात हो रही है जहां पर हीट के रूप में एनर्जी वेस्ट होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार यहां ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर लगाएंगे। मतलब ऐसा रजिस्टर लगाएंगे कि जो कि बहुत ज्यादा अपोज करेगा, जैसे कि हमारा नाइक्रोम का वायर हो गया। तो यहां पर क्या होगा, इससे जब हम इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन बैठाएंगे जहां पर सिर्फ रजिस्टर होगा, उससे जो सोर्स एनर्जी है, यानी कि जो बैटरी से आने वाली एनर्जी है या फिर जो बिजली से आने वाली एनर्जी है, वो क्या होगा, कंप्लीटली आपका हीट के रूप में निकल जाएगा, हीट के रूप में वो बाहर छोड़ दिया जाएगा। तो यही क्या होता है, यही हमारा होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जब हाई रेजिस्टिविटी वाले हम मटेरियल का यूज करते हैं तो वहां पर जो आपका सोर्स है, जैसे कि बैटरी है, उससे आने वाली सारी ऊर्जा कहां चली जाती है, गर्मी में चली जाती है, हीट में वेस्ट हो जाती है। और इसी प्रिंसिपल का हम कहां यूज करते हैं, अपने इलेक्ट्रिक आयरन में यूज करते हैं, हीटर में यूज करते हैं, अवन में यूज करते हैं, इस तरीके के डिवाइसेस में यूज करते हैं जहां पर गर्मी हमें चाहिए होती है। समझ गए। और यही क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हम हीटिंग इफेक्ट में यूज करते हैं। अब यहां पर एग्जांपल के लिए बता दूं कि जो आपका हीटर होता है, इलेक्ट्रिक आयरन होता है, इसमें यूज होता है नाइक्रोम का वायर। नाइक्रोम क्या है, एक प्रकार का अलॉय है और इसकी रेजिस्टिविटी काफी हाई होती है, इसकी वजह से इसका यूज होता है। अब ऊपर हमने क्वेश्चन भी एक डिस्कस किया था कि हम लोग जो है अलॉय का क्यों यूज करते हैं, तो वो चीज वहां पर आपने पढ़ा था। आगे यहां पर कहता है कंसिडर अ करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। आर रेजिस्टेंस का एक रजिस्टर है, उससे आई करंट आपका फ्लो कर रहा है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, वी है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब कि जो न्यूमेरिकल वगैरह होगा उसके लिए डेरिवेशन है। ठीक है, तो यहां पर कहता है कि लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विथ अ क्यू चार्ज फ्लो अक्रॉस। अब यहां पर मान लीजिए कि क्या है, एक आपका रजिस्टर है। ठीक है, अब इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है, और यहां पर क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है। और क्यू चार्ज को फ्लो करने में कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि द वर्क डन इन मूविंग चार्ज क्यू थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इज वी क्यू। अब ये चीज कहां से आया, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू, क्यू चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचाने में जो वर्क डन किया गया वो क्या हुआ, वी क्यू हुआ। क्यों भाई, वी क्यों हुआ, हमने पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ा था क्या होता है, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू।
वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर हमें वर्क डन निकालना है तो क्या, वर्क डन इक्वल टू क्यू को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो यहां पर क्या है, ये आपका हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू वी इंटू क्यू। ठीक है, ये चीज तो हमें मिल गया। आगे देखें, आगे कहता है हेंस द पावर इनपुट टू द सर्किट बाय द सोर्स इज, ठीक है, ओ हाँ यहां पर एक लाइन छूट गया, देयर फोर द सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी इक्वल टू वी क्यू इन टाइम टी। अब यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर हमारा ये जो हमने ये चीज निकाला, ये पॉइंट, ये टोटल है, मतलब कि टोटल वर्क डन। अब हमें वर्क डन पर सेकेंड निकालना है, पर यूनिट टाइम निकालना है। तो पर यूनिट टाइम हमारा वर्क डन कितना हुआ, डिवाइडेड बाय टी। अब टाइम पर यूनिट टाइम आपका 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, ठीक है, आपका डिवाइडेड बाय टी हो गया, वी क्यू डिवाइडेड बाय टी। तो टोटल पावर इनपुट सर्किट में कितना हुआ, P इक्वल टू वी क्यू बाई टी। अब P यहां पर लिखा है, यहां पर वर्क डन लिखा है, तो भैया पावर वर्क डन दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज को अलग तरीके से लिखा गया, ठीक है। तो यहां पर कहता है कि पावर इनपुट टू द सर्किट बाय द सोर्स इज, मतलब कि बैटरी या फिर जो आपका करंट है वो कितना आया, वी क्यू डिवाइडेड बाई टी। और क्यू बाई टी आपको पता है क्या होता है, आपका आई इक्वल टू क्यू बाई टी। सबसे पहले हमने करंट का फॉर्मूला पढ़ा था, तो ये क्या हो जाएगा, वी आई हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ये क्या हो गया, ये आपका हो गया पर यूनिट टाइम पावर, कि 1 सेकेंड में हमारा इतना क्या हो रहा है, पावर वर्क डन हो रहा है, ठीक है। अब आगे कहता है कि द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम टी इज पी इंटू टी। मतलब कि 1 सेकेंड में ना हमारा वी आई हुआ या फिर वी क्यू बाई टी हुआ, लेकिन हमने क्या किया, हम अगर हीटर यूज कर रहे हैं या कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं, अगर आयरन यूज कर रहे हैं, तो हम उसको 1 सेकेंड के लिए तो यूज नहीं कर रहे हैं, हम उसको 1 सेकेंड से ज्यादा काफी समय तक यूज करेंगे। हो सकता है 20 सेकेंड तक करें, हो सकता है 1 मिनट तक करें। तो 1 मिनट में हमने कितना एक तरीके से वर्क डन किया, उससे हमें क्या मिलेगा, हीट मिलेगा, कि कितना हमारा हीट जनरेट हुआ। तो यहां पर यही जो आगे कहता है कि दिस एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर एज हीट। जो यहां पर हमने पावर सप्लाई किया, वही पावर क्या हो रहा है, हीट के रूप में बाहर निकल रहा है। और वो पावर हम 1 सेकेंड नहीं दे रहे हैं, बल्कि कई सेकेंड तक दे रहे हैं, कई मिनट तक दे रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, जो हमारा हीट होगा वो किस चीज के बराबर होगा, P इंटू टी के बराबर। पावर 1 सेकेंड के लिए और हम 10 सेकेंड तक अगर दे रहे हैं तो 10 सेकेंड, तो भाई P इंटू टी। पावर का फॉर्मूला VI और T का T, VIT हमारा फॉर्मूला हो गया। तो हीट डिसिपेटेड इक्वल टू क्या हो गया, VIT हो गया। कैसे हुआ आपको समझ में आ गया, पूरा मैंने आसानी से धीरे धीरे समझाया है। अब यहां पर आगे बढ़े, तो आगे यहां पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। 2016 में यह क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, व्हाट इज मीन्ड बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप यहां पर बता सकते हैं, पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई देखो हम लोग जब डिवाइस यूज करते हैं तो उसमें से कुछ एनर्जी जो है, नॉर्मल डिवाइस में हमारा कुछ एनर्जी जो है हीट के रूप में वेस्ट हो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है हम लोग रजिस्टर का यूज करते हैं और उससे सारा एनर्जी को हम हीट के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो वही क्या है हमारा हीटिंग इफेक्ट। इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट Q&A का वीडियो आ रहा है जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको मिल जाएंगे, इस चैप्टर के सभी का सॉल्यूशन में मिल जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आप जरा सा चेक कर लीजिएगा, आपको Q&A वाला वीडियो अपलोड भी हो गया होगा, आपको मिल सकता है, ठीक है। टू एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप लिख सकते हैं। स्टेट द लॉ रिलेटिंग हीट डिसिपेटेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट विथ द करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड टाइम। तो V पोटेंशियल डिफरेंस, I और T आपको H इक्वल टू VIT, ये आपका सिंपल है। अब और यहां पर लास्ट क्या है, ये न्यूमेरिकल है, इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर आगे बढ़े, तो आगे यहां पर क्या है, हमने अब क्या किया, हमने ओम्स लॉ अप्लाई किया। हमने ऊपर क्या देखा, H इक्वल टू VIT हमको पता चला, ठीक। अब इसके ऊपर हमने ओम्स लॉ लगा दिया। ओम्स लॉ में V का वैल्यू क्या हो गया, V इक्वल टू IR इक्वल टू V, हमने ये पुट कर दिया। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर V के जगह पर IR लगा दिया, तो H इक्वल टू क्या हो गया, IR इंटू I और T। तो क्या हो गया, ये I स्क्वायर RT हो गया। H इक्वल टू I स्क्वायर RT हमारा फॉर्मूला आ गया। और यही हमारा क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और इससे क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग।
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखिए तो आपको यही लिखना, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यही क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का आपको डेफिनेशन भी लिखना है, मतलब एक्सप्लेन भी करना है, उससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो यहां पर इसका आप क्या लिखिएगा? तो यहां पर लिखिएगा द लॉ इंप्लाइज दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर इज फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर द गिवन करंट, एंड थर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रजिस्टर। मतलब इसी चीज को, इसी फॉर्मूला को आपको वर्ड में लिख देना है। समझ गए? अब यहां पर आगे कहता है कि इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कनेक्टेड टू अ नॉन वोल्टेज सोर्स, इक्वेशन 12.21 is used after calculating the current through it using the relation I equal to VR। 12.21 क्या है? इसी को हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं, और यहां पर क्या करते हैं? यहां पर आई का वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आगे हमारा क्या है? आगे हमारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? 12.10 है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट रेट ऑफ 840 वाट व्हेन हीटिंग इन मैक्सिमम रेट एंड 360 वाट व्हेन हीटिंग इज एट द मिनिमम। मतलब कि 840 आपका मैक्सिमम हो गया और 360 क्या हो गया? आपको मिनिमम हो गया। द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। तो यहां पर आपको क्या है? आपको पहले तो क्या दिया गया है? P दिया गया है, सॉरी, व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस, करंट और रेजिस्टेंस निकालना है। तो P इक्वल टू VI आपको पता है। आपको यहां पर पावर दिया गया है 840 वाट और साथ में 360 वाट, तो 840 इक्वल टू क्या है? V आपका 220 इंटू आई, तो यहां पर 220 इधर जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा। इसी तरीके से 360 इक्वल टू 220 इंटू आई, तो 220 इधर आएगा और आपको वैल्यू मिल जाएगा। इस प्रकार से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है कि भाई देखो, यहां पर अलग अलग जगहों पर हम इसका यूज करते हैं। तो यहां पर कहता है कि द जनरेशन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर इज एन इनएविटेबल कंसिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एक तरीके से रिजल्ट है, जो कि जिसको हम एक तरीके से खत्म नहीं कर सकते, बदल नहीं कर सकते हैं। हीट जनरेशन होगा ही। ठीक है, इन मैनी केसेस इट इज अनडिजायरेबल as it converts useful electrical energy into heat. In electric circuits, the unavoidable heating can increase the temperature of the component and alter their properties। मतलब कई बार क्या होता है कि जो हमारे डिवाइसेस होते हैं उनमें प्रॉब्लम आ सकता है, उनका लाइफ कम हो सकता है, उनकी प्रॉपर्टीज खराब हो सकती है हीटिंग की वजह से। जब हीट जनरेट होता है तो जो लाइफ है किसी भी डिवाइस का वो कम हो सकता है या फिर खराब हो सकता है। However, heating effect of electric current has many useful applications. The electric laundry iron, electric toaster, electric oven, electric kettle and electrical heater are some of the familiar device on Joule's heating। ये सारे जो डिवाइसेज हैं ये आपके हीटिंग इफेक्ट पर ही काम करते हैं और ये हमारे लाइफ को काफ़ी ज़्यादा आसान बनाते हैं, और ये एक प्रकार के क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का एग्जाम्पल पूछे तो यहां से आप 2-3 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट एज इन द इलेक्ट्रिकल बल्ब। इलेक्ट्रिक हीटिंग का ही हम यूज करके लाइट भी जनरेट करते हैं, जैसे कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल बल्ब हो गया, जो भी बल्ब हम लोग यूज करते हैं उसमें क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही यूज किया जाता है। जो आपका एक प्रकार से इलेक्ट्रिकल बल्ब आता है जिसमें कि आप ऐसा वाला शेप देखते थे, ऐसा शेप वाला जो बल्ब आता था, अब उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो ऐसा शेप वाला जो बल्ब यूज़ होता था, तो इसमें क्या होता था? इसमें आपका जो ये आपको फिलामेंट होता था, ये टंगस्टन का बना हुआ, अभी भी मिल जाएगा मार्केट में। मेरे घर में एक दो हैं जो यूज़ हो रहे हैं, फिलहाल तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फिलामेंट है वो आपको यूज़ किया जाता है टंगस्टन का। टंगस्टन क्या है? एक प्रकार का अलॉय है जो कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पर भी वो मेल्ट नहीं होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा इस टंगस्टन को हीट किया जाता है कि ये एक तरीके से लाल हो जाता है, पीला हो जाता है गर्म होके, और उससे क्या होता है? उससे बहुत ज़्यादा लाइट जनरेट होता है और उसी से क्या होता है? हम अपने कमरे में रोशनी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मैंने तो बता दिया कि भाई टंगस्टन है जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और साथ में एक और चीज़ किया जाता है इसमें कि इस ग्लास चैम्बर में ऑक्सीजन वगैरह को हटा दिया जाता है। यहाँ पर ऑर्गन गैस
या फिर नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि यहां पर ऑक्सीडेशन वगैरह ना हो जाए, ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे हमारा लाइट जनरेट होता है। अब इसके बाद दूसरा हमारा कॉमन एप्लीकेशन क्या है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, वो है फ्यूज। हम अपने घर में फ्यूज का यूज करते हैं। फ्यूज क्या है, एक प्रकार का हमारा डिवाइस है जो कि हमारे घर के सर्किट को, हमारे घर के अप्लायंसेस को बचाता है किसी भी तरीके के शॉर्ट सर्किट से या फिर किसी भी तरीके के इलेक्ट्रिक करंट के प्रॉब्लम से, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि जो फ्यूज होता है उसको हम अपने घर में सीरीज कनेक्शन में लगाते हैं। सीरीज कनेक्शन में लगाने का मतलब कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक करंट आएगा पोल से या फिर जो बिजली का तार आता है उसमें सबसे पहले हम लोग फ्यूज लगाते हैं, और फ्यूज लगाने के बाद ही हमारे घर के किसी भी डिवाइस में हम कनेक्शन देते हैं। क्यों भाई, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे अगर पोल से कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी चीज आती है, करंट ज्यादा आ जाता है, कम आ जाता है, वोल्टेज ज्यादा हो जाता है, तो हमारा सबसे पहले क्या होगा, ये फ्यूज खराब हो जाएगा, फ्यूज जल जाएगा, गल जाएगा, जिससे कि हमारे घर के सारे डिवाइस क्या होंगे, बच जाएंगे, उनसे कनेक्शन कट हो जाएगा और किसी भी डिवाइस को नुकसान नहीं होगा। और यहां पर क्या होता है, ये जो हम फ्यूज यूज करते हैं ये हम मेटल का यूज करते हैं या फिर हो सकता है कि हम लोग किसी अलॉय का भी यूज कर लें, ठीक है। अब यहां पर जो फ्यूज है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग साइज का, अलग अलग पावर का यूज किया जाता है। तो यहां पर आगे बढ़ें तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहां पर फ्यूज के बारे में बता दूं तो फ्यूज से ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, एक्सप्लेन द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड फॉर फ्यूज वायर एंड व्हाई। तो यहां पर क्या है भाई, फ्यूज क्या होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होता है, ये तो हमने देख लिया। अब यहां पर यही चीज कहा जा रहा है, ये जो है व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल, तो यहां पर कहता है कि इट कंसिस्ट ऑफ पीस ऑफ वायर मेड ऑफ मेटल और एन अलॉय ऑफ एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। मतलब अच्छा मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन मेल्टिंग पॉइंट एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ताकि जब ज्यादा करंट फ्लो करे वो गर्म होकर क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर। अब इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें मतलब क्या, मतलब कि भैया देखो जो हमारे घर में जो बिजली का कनेक्शन आता है उसमें जो हम लोग का एक तरीके से जो बिजली आता है तो उसमें जो हमको बिजली बिल भरना पड़ता है वो किस प्रकार से कैलकुलेट होता है वो हम यहां पर समझने वाले हैं। तो यहां पर कहता है कि यू हैव स्टडीड इन योर अर्लियर क्लास दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, और यही क्या है, हमारा रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी है जो कि हम अपने घर में कंज्यूम करते हैं। इक्वेशन 12.21 गिव्स द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रिकल पावर। द पावर P इज गिवन बाई P इक्वल टू VI। 12.21 क्या कह रहा है भाई, 12.21 वैसे तो मुझे पता है लेकिन मैं यहां पर देख ले रहा हूं, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हमें क्या बताता है, बताता है कि किस रेट से हमारे घर में या फिर कोई भी जो डिवाइस है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस रेट से कंज्यूम हो रही है, तो वो हमें कहां से पता चलेगा, आई स्क्वायर आर टी से पता चलेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर भी कहते हैं। और यहां पर पावर P को हम कैसे बताएंगे, हमारा P इक्वल टू वी आई, सॉरी P इक्वल टू वी आई हमको पता है, ऊपर हमने पढ़ा था P इक्वल टू वी आई। उसके साथ ही P V के जगह पर ओम्स लॉ लगाएंगे तो I स्क्वायर R हो जाएगा। तो यहां पर आपको और फिर से हम लोग ओम्स लॉ लगा देंगे तो I के जगह पर V बाई आर, I इक्वल टू V बाई आर पुट कर देंगे तो V स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से समझाते हैं। यहां पर हाँ क्या है, यहां पर सबसे पहले है P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी आई हमने पुट किया V इक्वल टू आई आर, तो क्या हो गया आई आर इंटू आई, तो क्या हो गया आई स्क्वायर आर हो गया। अब यहां पर आई के जगह पर फिर से हमने ओम्स लॉ के तहत क्या पुट कर दिया, V बाई आर पुट कर दिया इंटू आर, तो यहां पर स्क्वायर स्क्वायर, यहां पर आर से आई स्क्वायर कट गया तो क्या आ गया, वी स्क्वायर बाई आर आ गया। तो इस प्रकार से यहां पर कैलकुलेशन किया गया है, ठीक है। अब यहां पर कहता है कि इलेक्ट्रिकल पावर का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, वाट होता है। तो आपके घर में जो भी डिवाइसेस होते हैं उन सभी के ऊपर बताया जाता है कि भाई कोई भी डिवाइस है वो कितने वाट का, कितने वाट का, कितने वाट का है। तो इलेक्ट्रिकल पावर का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वाट है।
It is the power consumed by a device that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt. 1 watt is equal to 1 volt into 1 ampere. तो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? एक्सप्लेन 1 वाट. व्हाट इज 1 वाट? इस प्रकार से अगर पूछे, या फिर explain the SI unit of electrical power. What is SI unit of electric power and explain it. तो वाट को एक्सप्लेन आप कैसे करेंगे? इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट. ऐसे आप एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है. तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 VA, ठीक है. इसके बाद आगे कहता है कि द यूनिट वाट इज वेरी स्मॉल. एक वाट जो है वो बहुत स्मॉल होता है. आपको भी पता होगा, आपके घर में जो बल्ब होता है वो 10 वाट का एलईडी बल्ब 10 वाट का होता है, या फिर जो आपका जो फिलामेंट वाला बल्ब होता है वो 100 वाट का होता है. इसी प्रकार से जो एसी वगैरह होते हैं वो 1000 वाट के होते हैं. अलग अलग डिवाइसेस का वाट का रेटिंग अलग अलग होता है, आप अपने घर में चेक कर सकते हैं, ठीक है. तो यहां पर वाट बहुत छोटा होने के कारण हम लोग एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या करते हैं, बड़ा बड़ा यूनिट यूज करते हैं, जैसे कि किलो वाट यूज करते हैं. और 1 किलोवाट हमारे 1000 वाट के बराबर होता है. सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, जो हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारा क्या है? पावर और टाइम का प्रोडक्ट है. द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज देयर फॉर वाट आवर. अब वाट आवर क्या है भाई? अब यहां पर देखिए, यहां पर समझिए कि आपका वाट दिया गया. वाट क्या है? वाट आपका एक प्रकार से पावर के बारे में बता रहा है कि कितना पावर आप कंज्यूम कर रहे हैं. अब वाट आपको बताता है कि एट द टाइम आप कितना यूज कर रहे हैं. मान लीजिए कि अगर मैं हर सेकेंड 1 रुपया खर्च करता हूं तो मैं पावर क्या हो गया मेरा? 1 रुपया. लेकिन अगर हम एक तरीके से देखें तो यहां पर जो एक तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सेंस में बात कीजिए कि मैं 1 सेकेंड में 1 रुपया खर्च कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या 1 ही रुपया खर्च कर रहा हूं? नहीं, वो 1 सेकेंड का 1 रुपया है. लेकिन कुल मिलाकर अगर 1 घंटे में देखो तो मैं कितना रुपया खर्च कर रहा हूं? बहुत ज्यादा कर रहा हूं भाई. 3600 कर रहा हूं. तो इस प्रकार से आपका कैलकुलेट होता है. जो आपका वाट है ना, ये पावर यहां पर बताया जा रहा है, ये आप एट द टाइम उतना यूज कर रहे हैं. लेकिन जब हमारे घर में जो बिजली का कनेक्शन दिया जाता है, जो हमारा बिल बनता है, वो वाट के हिसाब से नहीं बनता है, वो वाट आवर के हिसाब से बनता है. मतलब कि आप क्या करेंगे, आप एक प्रकार से अगर 1 वाट के वैल्यू को, मतलब 1 वाट का कोई डिवाइस है उसको 1 घंटे तक यूज करेंगे तब आपका 1 वाट आवर का बिल आएगा. अगर आप 1 किलो वाट को अगर 1 घंटे के लिए यूज करेंगे तब आपका 1 किलो वाट आवर का क्या होगा? बोला जाएगा कि आपने 1 किलो वाट आवर बिजली कंज्यूम किया है. मतलब 1 किलो वाट पावर को 1 घंटे तक कंज्यूम किया है. 1 वाट के पावर को 1 घंटे तक कंज्यूम किया, मतलब 1 वाट आवर आपका बिल बनेगा, ठीक है. तो इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से आपका कैलकुलेशन किया जाता है जब आपके घर में कनेक्शन होता है, बिजली बिल कटता है उसमें. तो यही चीज यहां पर कहा जा रहा है. 1 वाट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वाट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर. 1 वाट आवर का मतलब क्या? 1 वाट पावर को आपने 1 घंटे तक कंज्यूम किया. इसीलिए जो कॉमर्शियल यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो क्या होता है? किलो वाट आवर होता है. क्यों होता है भाई? क्योंकि वाट आवर बहुत छोटा होता है, इसलिए. अब इसको यूनिट कहते हैं कि भाई सिंपली आप जो है 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर है, तो आपने क्या किया? 1 यूनिट बिजली कंज्यूम किया. आपने दिल्ली में सुना होगा कि दिल्ली में 300 यूनिट फ्री है, झारखंड में 400 यूनिट फ्री है, बिहार में 100 यूनिट फ्री है, यूपी में 400 यूनिट फ्री है. 400 यूनिट में फ्री है मतलब क्या? मतलब है कि भैया हमने 400 किलो वाट आवर जो है वो हम बिजली कंज्यूम कर सकते हैं और उसका हमें पैसा नहीं देना होगा. यूनिट किलोवाट आवर ही कहा जाता है. अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं. तो यहां पर आप इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे. 1 किलोवाट के लिए 1000 वाट, और हमारा सेकंड कितना हो गया? 3600 सेकंड, 3600. तो इसको वाट सेकंड में करें तो वाट सेकंड आपका क्या है? पावर है. और पावर हमारा क्या होता है? ऐसा यूनिट जूल होता है. तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है 1 किलोवाट आवर में. यह भी आप ध्यान रखिएगा. अब यहां पर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि पूछे गए हैं पिछले सालों में, तो ये देख लेते हैं. राइट 2 पॉइंट्स डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर. आप बता सकते हैं. आगे यहां पर न्यूमेरिकल है. आउट ऑफ 60 वाट एंड 40 वाट लैंप विच वन हैज हायर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस व्हेन इन यूज. व्हाट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्ट इट इनटू जूल्स. तो भाई कमर्शियल यही वाला जो मैंने कहा था किलोवाट आवर, और साथ में इसको जूल में कन्वर्ट करना है. अब यहां पर न्यूमेरिकल्स वगैरह मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं. क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि एक तो हमारा एनसीईआरटी का वीडियो है और दूसरा हमारा वीडियो स्पेशल आने वाला है न्यूमेरिकल्स को लेकर, तो सारे न्यूमेरिकल्स आप वहां पर पढ़ सकते हैं.
अब यहां पर आगे हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया, डिफाइन पावर एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट। फिर हमारा क्या आ गया, न्यूमेरिकल आ गया। इसके बाद न्यूमेरिकल, यहां भी न्यूमेरिकल ही है। फिर इलेक्ट्रिकल पावर डिफाइन कीजिए, एक्सप्रेशन रिलेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर, पोटेंशियल डिफरेंस, आपको रेजिस्टेंस P इक्वल टू, आपको इलेक्ट्रिकल P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये आपका यहां पर फॉर्मूला पुट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर यहां पर खत्म होता है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। आप इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी देख सकते हैं और साथ में न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो उन सारे वीडियोस को आप जाकर देख लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।